जी दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून और अभिवादन आपको। दोस्तों, कुछ देर पहले मुझे चंदन भाई का मैसेज आया कि भाई कमर चीमा साहब आ गए। तो मुझे कहा भाई हम भी पहुंचते हैं, हम भी इस खेल में तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए, उन्होंने आज कई मुद्दों में बात की है। एक उन्होंने बात की है ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही है उसको लेकर बात की है। फिर उन्होंने बात की है कि जो राजनाथ सिंह जी की धमकी रही है तो कि भाई क्या भारत जो है वो हमला करने जा रहा है पाकिस्तान पर, ये उनकी चिंता बनी हुई है एज यूजुअल। ये तो कॉमन चिंता है। और तीसरी चिंता उनकी ये है कि क्या पीओके पाकिस्तान से छिनने जा रहा है। असली मुसीबत ये है उनकी। जहां पर और न भूलिएगा कि चलिए हम और मुद्दों में बाद में आते हैं, इसी डिस्कशन के दौरान बाकी मुद्दों पे आएंगे। चलिए पहले चलते हैं कमर सीमा के पास और आपकी शुरुआत वहीं से करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों का सबको मेरा सलाम, नमस्ते। डॉक्टर साहब, दो तीन चीज़ें हैं जो बात करना चाहता हूँ। एक तो अमेरिका ने अपनी कैंपेन रोक दी ईरान के ऊपर। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं अमेरिका में कि तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बाय द वे, मेरे पास इसकी जानकारी है और मैं इसकी वार्निंग आपको एक जमाने से दे रहा हूँ कि ये लड़ाई क्यों बेमानी होती जा रही है, क्यों अमेरिका के हाथ से निकल रही है। वो असली कारण इसका जो है वो वही मिसाइलों की कमी है। जो पेट्रियट मिसाइल, थर्ड मिसाइल की जो कमी है वो है, क्योंकि ईरान हमेशा काउंटर अटैक कर रहा है, अमेरिका के हर एक अटैक का जवाब दे रहा है। और अमेरिका को चिंता ये हो रही है कि ईरान के अटैक को रोकने का आपके पास कुछ जुगाड़ तो है नहीं। तो होता गया है, हमला अमेरिका करता है, पिटते गल्फ के स्ट्रेट पिटते ये, क्योंकि उनकी मिसाइल जाती है तक है, अमेरिका तक तो पहुंचनी ही नहीं है। तो इनके इंटरेस्ट, इनके होटल, इनके सिविल सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे स्टॉप्ड फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट कि पहले अपने आप को रिकंसाइल करो, मजबूत करो और फिर हमला करो। दूसरा, आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, फिर बात भी नहीं करेंगे, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस चीज़ को देख के जारी बात है। और एक और चीज़ सामने आई है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो है कोई दिफाई एग्रीमेंट जो है वो कोई कोई दिफाई एग्रीमेंट किया है? कल रात को भाई ने इतनी लंबी चौड़ी डिटेल दी, सब कुछ किया, आप क्या कह रहे हैं कोई दिफाई एग्रीमेंट किया है? पता ही नहीं क्या किया है। डिफेंस कॉपरेशन बेसिकली वो जो है वो भी किया है। दूसरा, इंडिया के अंदर पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि शायद अब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा, बिकॉज ये जो इनको पॉलिटिकल सेटबैक हुआ है इसकी वजह से। और कल इस्तीफा आया और आज राजनाथ सिंह साहब ने हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी। हालांकि हम तो बोलते भी नहीं है, खामोश शरीफ लोग हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, कहाँ से शुरू करें? लेट्स टॉक अबाउट ईरान का पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, ईरान का मतलब इट इज़ नॉट क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। जब भी कुछ वो करने जाते हैं फिर वो उनके ऊपर पड़ जाता है प्रेशर इजराइल का। तो एक मैं मिसाल देता हूँ, 18 महीने इन्होंने नेगोशिएट किया सऊदी अरब के साथ और न्यूक्लियर डील, और उसको अनाउंस किया, और इजराइलीज ने गड़बड़ की, नेतन्याहू ने गड़बड़ की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन ऐड कर दी, अब्राहम अकॉर्ड्स की। और मुझे लगता है वो 18 महीने की जो मेहनत थी अमेरिकन और सऊदी नेगोशिएटर्स की, वो पूरी ख़त्म हो गई, कूड़े में गई। मतलब लाइक द मैन इज़ नॉट इवन, मतलब ऐसा जैसा कि अमेरिका इज़ नॉट अ सॉवरन कंट्री। तो मुझे लगता है कि दूसरे मुल्क क्यों नेगोशिएट करते हैं मिडल ईस्ट के अमेरिका से? इजराइल से नेगोशिएट कर लें और फिर इजराइल को कह दें कि मेमो भिजा दे अमेरिका को। क्या बुराई है? करके देखो ना, इसमें क्या बुराई है? कोई बुरा आइडिया थोड़ी है। गल्फ स्टेट को एक्चुअली तो चाहिए यही कि वो डायरेक्टली इजराइल से बात करें, कंडीशंस तय करें, जो सर्कमस्टेंसेस उनको कंप्रोमाइज करें, आगे चले। बट वो नहीं होता है। आप अमेरिका के जरिए जाना चाह रहे हैं, अमेरिका बीच में अपनी लगाता है। वो सीसी डाल दें उसमें अमेरिका, दैट्स इट। I mean, what is the point of negotiating with the US if it is not behaving like a sovereign country? करेक्ट। तो भाई ये दोस्तों, क्या है नहीं जो अब आप सोचिए जरा, जो कुछ मुकदम खान कह रहे हैं, क्या ये सब कुछ उसी लाइन में नहीं है जो मैं आपसे सालों से कह रहा हूं कि भाई अमेरिका की मिडिल ईस्ट में कोई पॉलिसी नहीं है। उसकी पॉलिसी वही होती है जो इजराइल कहता है।
उसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं होती है। अब आप देखिए, पिछले सालों से मैं कह रहा हूँ आपको, अब आप देखिए आपके सामने कैसे आ रहा है। मतलब ये तो मैं सऊदियों से पूछनी चाहिए ना कि कब सबक कब सीखोगे। जब तक आप देखिए, आपको पता है जेरूसलम हमारा पुराना किबला हुआ करता था। पुराना किबला भैया 1400 साल पुराना तुम्हारा टोटल है, टोटल रिलीजन है तुम्हारा। देख रहे हैं ये इस्लामियत आ गई बीच में। तो हमारा पुराना किबला होता था। लो जी, कर लो बात भाई मेरे। तुम्हारा टोटल हिस्ट्री जो है वो 1500 साल का है। और जरा पूछो कि ज्यूज कब से बैठे हुए वहां पे। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यू दोस्तों, ये बेसिक प्रॉब्लम है इस्लाम के साथ में। ये जिस जगह पर एक बार चले जाते हैं उस जगह को अपने बाप का माल समझते हैं और सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, बिकॉज वी हैव बीन देयर एट वन प्लेस, इट बिलोंग्स टू अस। समझ रहे हैं ना? You need to study this. Among the two concepts that they have, this is one of the fundamentals, one of the two fundamental cores, कि जहां पर भी ये एक बार चले गए उस जगह को अपने बाप का वहां समझते हैं। उससे पहले की क्या हिस्ट्री थी उसको भूल जाइए। हम वहां आए थे इसलिए हमें वहां जाना है, इज द क्वेश्चन। दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर देम। थैंक यू चेस। हमने वो किबला पलट कर मक्के की तरफ हो गया, हुजूर ने नमाज में पलट गए थे। अगर आप मदीना जाए तो वहाँ एक मस्जिद है जहाँ पर लोग उस मंदिर में, खूबा के नाम की मस्जिद है, वहाँ पर वहीं पर चेंज हुआ था खुतबा। मुझे लगता है कि वापस अब गल्फ के अरबों के लिए तो वापस जेरूसलम खुतबा बन गया है। खुतबा कह रहा हूँ मैं, किबला बन गया है वहाँ पे। किबला वो जेरूसलम की तरफ हो गया उनको। तो इट इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द इजरायलीज। और इजरायलीज नहीं चाहते कि देयर इज एन एग्रीमेंट विद ईरान। वो नहीं चाहते कि ईरान को कुछ पैसे मिले। दे डोंट वांट ईरान टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सैंक्शंस। भाई ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? क्या ईरान ने अभी तक, ये बड़ा अजीब बात है, सब कुछ ये तो डिबेट होती है कि ईरान को ये नहीं, इजराइल चाहता है ईरान को ये न मिले, ईरान चाहता है, इजराइल चाहता है ईरान को ये न मिले, वो न मिले। ये बातें सारी सही हैं। तो दोस्तों, क्या कभी एक बार भी इजराइल ने या इजराइल के लिए ईरान ने कहा है कि हम फ्यूचर में इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं रखते, हमारा कोई झगड़ा नहीं उनसे, एंड वाइस वर्सा? दोनों एक दूसरे को अपनी जान छुड़ाएं और कहें भैया तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हम तुमको नहीं तंग करेंगे, तुम हमको तंग करो, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप से रह लो, बट नहीं मानना ईरान की कोई भी काबिलियत। मतलब वो बेसिकली चाहते हैं कि ईरान बन जाए सोमालिया जैसा मुल्क। बिल्कुल नहीं भाई। कोई भी दुनिया का मुल्क चाहेगा ऐसे मुल्क के बारे में जो उसको खत्म करने की बात करता हो। क्या अभी भी नारे ले रहे हैं वहां पे, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका? ये चलिए गोली मारिए ना इजराइल को, डेथ टू अमेरिका नहीं नारे लग रहे हैं क्या? कोई क्यों नहीं बात करता उसके बारे में, जबकि सब के सब वहीं अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहीं का खा रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ये वहां अमेरिका में बैठकर अमेरिका का खा रहे हैं, अमेरिकन टैक्स के पैसे से खा रहे हैं, खुद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जाहिर है। पर आपने वहां की सिटीजनशिप क्यों ले रखी है भाई? आप जाकर अभी 4 दिन पहले क्या कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में मुख्तार खान, कि नहीं कुछ भी हो जाए सऊदी अरेबिया में जाकर नहीं रह सकता मैं, है कि नहीं? तो बेसिकली आपको इस्लामिक सोसाइटी भी पसंद नहीं है, मगर आपको इस्लामोफोबिया भी लेके आना है। आप देख रहे हैं, ये है कंट्राडिक्शन, जिसकी वजह से दुनिया में जो दिक्कत आ रही है इस्लाम के साथ दुनिया में, कि ये दे वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये दोनों चाहते हैं। और मजे के क्या है, उसके लिए काम भी नहीं करना चाहते हैं। तुम कहते हैं कि हम तुम्हें खाएंगे, तुम्हारा खाएंगे, बुरा भी मत मानो। बुरा क्यों मानते हो यार? तुम्हारा खाई तो नहीं, तुमको थोड़ा सा काट लिया तो क्या दिक्कत होगी? क्यों परेशान हो रहे हो? यू नो दैट इज द गेम। या यमन जैसा टोटली तबाह, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो और उनके पास वो काबिलियत खुद के पास नहीं है, तो वो अमेरिका के हथियार, अमेरिका की फौज, ड्रम में अमेरिका की अपनी क्या काबिलियत है? क्या ज्यूज ब्रेन्स के बिना पर अमेरिका की काबिलियत है कोई? क्या अमेरिका की अपनी काबिलियत है? एक बात बताओ, ओलंपियाड की लिस्ट अभी जो कल पब्लिश हुई है, आपने देखा वहां पे पूरी लंबी लिस्ट में कहीं पर वहां पर चाइना टॉप पर है, इंडिया दूसरे नंबर पे है। जरा देखो जरा अमेरिका कहाँ है, मतलब ढूंढते रह जाओगे तो अमेरिका कहाँ है। थैंक यू नवनीत भाई। तो आप समझ रहे, अमेरिका कहाँ पर है उसमें आप ढूंढते रहिए। ये इट्स जस्ट नॉट क्लियर कि अमेरिका कहाँ गया। और काहे की बात कर रहे हैं? साइंस की। भाई फिजिक्स का ही ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड हो रहा है ना, फिजिक्स ओलंपियाड हो रहा है ना, कहाँ है? और ये कह रहे हैं कि इंडियंस को बाहर निकालो, हम चलाएंगे। चला लो भाई, बड़ी अच्छी बात है।
ये क्या है? व्हाट इज द हिपोक्रेसी ऑफ मुख्तार खान जी? यही तो है, यही तो हिपोक्रेसी है कि बैठे भी अमेरिका में है, सिटीजनशिप भी अमेरिका की चाहिए, और इसी बात के लिए वो कह रहे हैं कि ये तो दलाल है, ये तो इजराइल के बेहाफ पे काम कर रहा है। और मजे की बात क्या है, इजराइल की अपने क्या कंसर्न्स है ईरान को लेकर, इसके बारे में बात कोई नहीं होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी। मोदी इजराइल गए, ओहो क्यों गए, वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर सपोर्ट क्यों किया, ये सारे चलते रहेंगे। अमेरिका के पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें, और दिस इज वेरी सिंपल, ऐसी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है। तो अब ये जो डील इन्होंने की है, डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, वो बहुत फंस गए, वो प्रेशर में आ गए, ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, यू नो। पर डील का है इसमें, वेयर इज द डील? एमओयू हुआ था, एमओयू हुआ था। और अगर आप जेडी वेंस की बात सुने तो वो तो ये कह रहा है कि भैया पहले दिन से हमने खाली अपने आप को रीअसेंबल करने के लिए, अपनी ताकत को दोबारा जोड़ने के लिए एमओयू किया था, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। वो तो अपने झूठ को खुल के बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, अमेरिकन एम्बेसडर आई थिंक रशिया के लिए, रशिया का एम्बेसडर था, अमेरिका एम्बेसडर टू यूएस, टू रशिया, उसने सरेआम एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि भाई क्या आप झूठ बोल रहे हैं? किसी ने उससे कहा आप झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले क्या अमेरिकन एम्बेसडर झूठ बोलते हैं? बोले हाँ बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स है। बोले झूठ बोलते हैं हम, ये हमारा जियो पॉलिटिक्स है। कर लो बात। सरेआम खुले में पब्लिक डिबेट में अमेरिका का एम्बेसडर टू रशिया ये बात कहता है, ओपनली कन्फेस कर रहा है झूठ बोलते हैं जी। क्यों? यही जियो पॉलिटिक्स है उनकी। और ना तो और छोड़ नहीं रहा है ईरान, मतलब मान ही रहा है, इतना ये दिन रात बमबारी कर रहे हैं, 13 दिन बमबारी की, उसके बाद से कुछ फर्क नहीं आया। तो कौन सी बमबारी? बमबारी के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई। जिन जगहों को, मित्रों जरा बात सुनो, एक जगह को आप मार मार के अपने जो निशाने थे आपने लगा लिए सारे, पहले दिन लगा के आप उसी रोज और बम गिराते रहो, तो नुकसान कौन सा होगा ईरान का, ये तो बताओ। सिवाय इसके कि एक डिसलिनेशन प्लांट को इनके उड़ाया गया, एक पुल को उड़ाया गया। दिस वाज सपोजली एन काइंड ऑफ इंडिकेशन कि भाई हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमले कर रहे हैं। दुनिया में उसको लेकर कंसर्न भी जाहिर किए गए। अच्छा, फिर ईरान ने क्या कहा? ईरान ने ये कहा, नवनीत भाई थैंक यू सो मच, अरे बाप रे यार नवनीत भाई क्या हो गया आपको? तो क्या हुआ कि ये जो ये क्या है, ओम नमः पार्वती, ओके, ये जो आप समझ रहे हैं, ईरान जब जरा देखिए कि गल्फ में जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव आ रहा है क्या? क्या गल्फ के कंट्रीज उसमें कहीं ईरान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? हर एक कंट्री गल्फ का अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई इस गंद को हटाओ, मारो उनको, है कि नहीं? मगर वो कहानी सारी फंसी हुई है। अमेरिका के पास माल नहीं है, जो माल चाहिए मारने के लिए वो है नहीं। अच्छा, मारने के लिए माल है, सवाल ये है कि इनको कौन बचाए? गल्फ वालों को। क्यों? गल्फ वालों को बदले में ईरान क्या करता है? बदले में ईरान गल्फ वालों को मारता है। गल्फ वालों को बचाने के लिए कुछ है ही नहीं, पैट्रियट मिसाइल है नहीं, अमेरिका के अपने पास नहीं है, वो यूक्रेन को नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप जरा देखिए ना कि हालात कहां पहुंचे हुए हैं। और इसमें कहीं भी ये कहना बेकार है कि क्या कोई ईरान और इजराइल को लेकर पीस की बात कर रहा है? क्या कोई कह रहा है कि भाई यार असली मुद्दा इन दोनों कंट्रीज का है, गल्फ शर्ट को छोड़ो, इनका कंप्रोमाइज करा दो ताकि लड़ाई खत्म हो? लड़ाई तो इनकी वजह से हो रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। और इनका एम्यूनिशन खत्म होते जा रहा है, वो भी एक परेशानी है कि एम्यूनिशन से ज्यादा इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म खत्म हो रहा है। इनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, अटैक के लिए कमी नहीं है। बम शम इनके पास बहुत पड़े हैं। सवाल ये हो रहा है कि ये जाए कहाँ? इनके पास जब गल्फ पे हमला होता है, बचाने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल चाहिए वो है ही नहीं पीछे से। देखिए एट सम पॉइंट अगर ऐसे ही जंग एक आध साल चलते रही तो उसके बाद चाइना के बास्केटबॉल टीम विल टेक ताइवान क्योंकि अमेरिका के पास ये सारी बातें छोड़ो भैया, वो तो तुम आज भी कुछ नहीं कर सकते। जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने कह चुका, आपको याद है पिछले महीने बात हुई थी ना एमओयू के ठीक बाद में, जैसे एमओयू साइन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? हम क्या अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर जाके, 1400 माइल जाके लड़ाई लेंगे ताइवान के लिए? ये डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं कि हम 1400 किलोमीटर दूर जाके क्या लड़ाई लड़ेंगे ताइवान के लिए? सो दैट मींस ही हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड। इट इज अप टू चाइना व्हेन दे वांट टू टेक इट, हाउ दे वांट टू टेक इट। एंड मैं सीरियसली, मुझे यकीन लगता है कि जिस तरह से अभी चाइना की पोजीशन
ताइवान की अपोजिशन पार्टी को चाइना बुलाया गया था, आई सीरियसली बिलीव दे आर गोइंग टू टेक इट एंड दे विल टेक इट पॉलिटिकली, दे विल टेक इट इन ए वे कि जहां पर चाइना में या ताइवान में कहीं कोई चू भी नहीं करेगा और वो आप कर जाएंगे सारा एंड छोड़ देंगे अगले 50 साल के लिए। ऐसे धीरे धीरे होले होले पोली पोली चलते रहो और एक ना एक दिन आएगा वो सब उसमें वैसे भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, उनको ये भी भूल जाएगा कि ताइवान नाम की जगह भी थी हमारी, दे विल ऑल बी फीलिंग पार्ट ऑफ चाइना ओनली। कुछ रहेगा ही नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके लड़ने के लिए, क्योंकि ये हथियार अपेरेंटली बनाने के लिए अमेरिका को काफ़ी वक्त लगता है। प्लस दे आल्सो नीड द क्रिटिकल मिनरल्स और मैग्नेट्स फ्रॉम चाइना, जो चाइना स्लो कर सकता है। स्लो बंद कर रखा उसने, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता वहां पे। I don't think US cares about Gulf nations. I think lack of ammunition would be the main reason. I told you, Patriot missiles. अच्छा, I don't think वो मुझे नहीं समझता मैं शशांक की वो सही बात है। Ammunition and Patriot missiles are two different issues. Patriot missiles here are basically for defensive purposes. वो जो डिफेंस इनका कमजोर होता है और बदले में ईरान अटैक करता है तो उसको Patriot missile किसके लिए चाहिए? अमेरिका में तो कोई हमला हो नहीं रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए ना, ये जो आप एमिनेशन की बात कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। कारण क्या है? एमिनेशन चाहिए होता है आपको अटैक करने के लिए, अटैक तो कर ही रहे रोज। बदले में क्या होता है? बदले में ईरान जाके गल्फ में अटैक कर देता है, गल्फ वालों को बचाने के लिए उनके पास चाहिए पैट्रियट मिसाइल। पैट्रियट मिसाइल है ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बड़ी खास जानकारी दूं, चूंकि बात चल रही है और पैट्रियट मिसाइल की बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले दिनों में जो डेटा सामने आया है वो बड़ा वियर्ड किस्म का है। वो क्या है? पैट्रियट मिसाइल्स जो यूक्रेन में चल रही हैं, यानी पैट्रियट मिसाइल्स ने जो यूक्रेन की तरफ से चलाई गई रशियन मिसाइल्स को रोकने के लिए, उनमें डेटा सामने क्या आया है? अक्सर पैट्रियट मिसाइल्स फेल हुई और यूक्रेन के मकानों पे गिरी, यानी कि यूक्रेन का जो सिविलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा पैट्रियट मिसाइल्स की वजह से। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स की मेल फंक्शनिंग की वजह से यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। समझ रहे हैं? एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इट। अकॉर्डिंगली आपने पिछले दिनों नोटिस किया हो कि रशिया की जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं वो रोकी नहीं जा सकती हैं, वो जहां मार रहे हैं वहां लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? इसलिए लग रही हैं। नाउ दे हैव स्टक ईरानियन शिप्स इन जी। अब देखिए ये नया गेम शुरू हो गया है। अब आप देखिए वो जो यूक्रेन ने हमला किया ईरानी बोट के ऊपर और शिप के ऊपर, और ईरान का उस पर जो रिएक्शन आ रहा है, नाउ दैट्स अनदर गेम स्टार्टिंग। अब जरा देखिए नया फ्रंट खोलने की बात हो रही है, यानी कि यूक्रेन विल कम अंडर अटैक नॉट ओनली फ्रॉम ईरानियंस, आई मीन इट मे कम नॉट ओनली फ्रॉम दिस साइड बट फ्रॉम रशियन साइड, टू साइड से। करो बेटा कहां। एंड नॉट टू फॉरगेट यूरोपियन साइड में भी कुछ कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं, है ना, हंगरी जैसे। तो इट डजंट मेक सेंस। जेडी वैंस और उनके साथ के जनरल केन ने शायद ब्रीफ किया जाके डोनाल्ड ट्रंप को कि पॉज करो, क्या फ़ायदा। और अब बाद लोग जैसा इंडिया में कहते हैं जो भी मोदी करे मास्टर स्ट्रोक होता है, तो वैसा यहाँ पे भी लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करे वो मास्टर स्ट्रोक रहता है। तो अब वो रुक गए तो इट्स मास्टर। इनकी दुनिया बिना मोदी के, बिना इंडिया की चलती नहीं। इनका कोई भी मुहावरा, कोई भी इनका एग्जाम्पल बिना इंडिया के पूरा नहीं होता है। स्ट्रोक कि एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा बमबारी शुरू हो जाएगी। जो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं वो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट पे बैठे हुए हैं आजकल। जो डोनाल्ड ट्रंप ज़रा भी होप देते हैं कि जंग ख़त्म हो रही है, वो इमीडिएटली मार्केट की ऊपर चढ़ जाती है, तेल की कीमत इमीडिएटली गिर जाती है। जैसा हमें देखा कि कल 102 थी और आज 101 कुछ था कल, आज फिर 97 हो गई है। सो ही इज़ होपिंग के तेल की कीमत। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग। अगर उनका बस चले तो अगर किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो वो बस विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल जाएंगे। ईरान उनको ह्यूमिलिएट, एक्चुअली ये होगा, मैं आपको बताऊं, देर सवेर, आज हो हफ्ते 15 दिन बाद हो, आप देखिएगा ये लड़ाई जो है, आप देखिएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात को दोस्तों। आप 150 लोग हमारे साथ हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हम ना किया वो। मैं आपको आज इस बात को बता रहा हूँ, होगा क्या, आप देखिएगा। एक हमला होगा, हफ्ते बाद हो, 15 दिन बाद हो, 10-20 दिन बाद हो, विद इन मंथ एक हमला होगा ईरान के ऊपर, और तगड़े से होगा, और ये दुम दबा के भाग जाएगा। ट्रंप कहेगा अब मैं बाद में आऊंगा, हमने लड़ाई ले ली है, हमने इनका
फला पहाड़ तोड़ दिया, वो पहाड़ तोड़ दिया, एंड दैट्स हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट विल गो। एंड इट डजंट मीन कि ट्रंप वापस नहीं आएगा, वो इनको अभी एक तगड़ा हमला करेगा, यहां से निकल कर जाएगा, और फिर ये मानसून का पीरियड खत्म होगा, सितंबर के महीने की बात की जा रही है कि सितंबर के महीने में वो फिर आएगा और फिर हमला करेगा। अमेरिका किसी से हार मानकर जाता नहीं है मेरे भाई, वो अपना परमानेंट सोल्यूशन लेकर जाता है। ये यहाँ पे आएंगे और ये दोबारा हमला करेंगे, अभी आएंगे एक बार और जम के खूब, जितना जोर लगाया जाएगा लगाएंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन होता है नहीं होता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वरना भाग जाएंगे, कहेंगे हमने फोड़ दिया, कुछ नहीं किया, औकात नहीं बची, वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम, ये भी खत्म हो गया, मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया, न्यूक्लियर नहीं बना सकते, और भाग लेंगे और सितंबर के महीने में पोस्ट मॉनसून वापस आ जाएंगे। ये आप देखिएगा, दैट इज, यू विल सी दैट। करने पे तुलावा है। देखिए सुनजू की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अपनी जो दुश्मन है उसके लिए एक गोल्डन ब्रिज बनाओ जिससे वो रिट्रीट कर सके। क्रिएट अ गोल्डन ब्रिज फॉर योर एनिमी टू रिट्रीट, यानी इंसेंटिव्स क्रिएट करो कि वो छोड़ के चले जाए जंग। बट ईरान कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा है ट्रंप को, दे वांट टू ह्यूमिलिएट हिम एंड दे आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट, जिससे उनके बीच काफ़ी तबाही हो रही है दिन रात। सो दे आर सेइंग कि हम ना तो हॉर्मुज छोड़ेंगे, ना आपकी कोई कंडीशन पे मानने के लिए वो तैयार नहीं, अदर देन व्हाट दे हैड अग्रीड फॉर इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलते रहा तो ईरान विल गेट आउट ऑफ एनपीटी, एंड वो जो न्यूक्लियर की जो एटलीस्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो शर्तें थी कि हम नहीं बनाएंगे, दे विल गिव दैट अप आल्सो। मींस व्हाट, अगर मान लीजिए ये एमओयू इज गॉन डाउन द ड्रेन, वो तो खत्म हो गया, एमओयू की बात ही करना बेकार है, गिव अप नॉट गिव अप जैसी कोई चीज है ही नहीं। होना क्या है, मैंने कहा ना कि अभी वो एक ड्रामा क्रिएट करेंगे, अमेरिकन एक ड्रामा क्रिएट करेंगे, देखो जी हमने एक तगड़ा सा हमला कर दिया है, ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ईरान बर्बाद हो गया, अब हम ईरान से कुछ नहीं, फिलहाल कोई हमला नहीं कर रहे हैं। ये बात जान लीजिए कि अभी तक ईरान रिटेलिएट ही कर रहा है, जब भी कोई हमला होता है ईरान बदले में रिटेलिएट कर रहा है। तो अब ठीक है, अब यहां से आप देख लीजिएगा कि फिर आगे क्या होगा। ये 2-3 महीने बाद, लगभग सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने के बाद में, सितंबर अक्टूबर में ये अमेरिकन वापस आ जाएंगे ईरान में फिर हमला करने के लिए, एंड बाय देन दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स बेटर। और मतलब इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए किसी भी मुल्क को टू गो न्यूक्लियर, कि आप पे न्यूक्लियर पावर्स मुसलसिल जब दिल चाहे जब आप पे हमला कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब 3-4 दिन डोनाल्ड ट्रंप वेट करेंगे कि कोशिश करेंगे, ईरान नहीं मानेगा, फिर क्या होगा, फिर बमबारी करेंगे फिर। तो डॉक्टर साहब एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 चीजें बताइएगा। एक जो ज़ेलेंस्की ने रशियन फैक्टर को बीच में डाला है कि रशिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और उन्होंने आगे ईरानी शिप को मार दिया। दूसरा डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इज देयर नो ऑपोजिशन टू डोनाल्ड ट्रंप इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि डेमोक्रेट्स लीडरशिप को तो मैं देख रहा हूँ नजर ही कोई नहीं है, बंदे ही कोई नहीं है, मीडिया जो है वो कितना को लड़ेगा या क्या होगा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? एंड कांग्रेस की पोजीशन तो जितना को डिसेंट कांग्रेस में है स्वाय 4 रिपब्लिकन के, मतलब क्या देखते हैं हम इन दोनों सवालों को प्लीज? तो सेकंड का पहले जवाब दे रहा। देखिए ये जो डेमोक्रेट्स में 2 पार्टीज हो गई हैं, एक बर्नी सैंडर्स की प्रोग्रेसिव विंग है जिसमें जोहरान ममदानी है और अब्दुल सईद जो मिशिगन से लड़ रहे हैं, और ये जो नए जीत कर आ रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी एंटी इजराइल, एंटी ट्रंप। और जो मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिशमेंट है पुराना, जिसमें चक शूमर हैं जो सेनेट के लीडर हैं, हकीम जेफरीज हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, और जो बाइडेन के पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के एंथनी ब्लिंकन वगैरह हैं, ये किराए के पिट्ठू है। अच्छा, इनको एपैक और ऑलरेडी इनकी ज़मीर को, इनके जहन को, इनके कॉन्शियसनेस को खरीद चुका है। और आप देख रहे हैं एंथनी ब्लिंकन वो बंदा है जो इंडिया से रिलेशंस को बेहतर करवा रहा था, और वो अब इनकी निगाह में गिर गया है ना। कोई भी शख्स जो डेमोक्रेट्स के अंदर में इंडिया सपोर्टिंग रहा है, आप ये देखिए वो कॉन्स्टेंटली ये उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं, है ना। दैट्स द गेम।
कि ये सेपरेट लॉबी को है, ये सेपरेट लॉबी को है। एंथनी ब्लिंकन वाज द मैन हु केम हियर आईआईटी में जब लास्ट ट्रिप जो हो रहा था उसका, जिसमें वो बाइडेन का दौर खत्म हो रहा था, तब वो यहाँ आया था और बोल के गया था कि वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, हमें साथ में काम करना है। तो ये सीन है। तो देखिए डेमोक्रेट्स में ये उन लोगों को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं, उनको अलग ग्रुप में बता रहे हैं जो इंडिया सपोर्टिंग थे, या जो एंटाई बनी थंडर जैसे लोग हैं वो अलग, उनको ये कहते हैं कि ये प्रो अमेरिका है, यू नो, दैट इज हाउ इट इज। तो ये डेफिनेशंस का खेल है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ whenever we see or do whatever between them, जैक सलिवन बिल्कुल वो भी। तो आप ये देखिए कि इनका वो क्या कहें, इनकी जो नैरेटिव है वो उसी की तरह बदलती रहती है। इसराइल ये जंग चाहता है तो डेमोक्रेट्स जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो इसराइल के खिलाफ नहीं जाते। शपीरो को ले लो आप, जो गवर्नर है पेंसिल्वेनिया का, या फेटरमैन को ले लो, या कृष्णा मूर्ति जो है इंडियन शिकागो से, ये सारे के सारे बिकॉज दे आर प्रो इसराइल, वो ज़्यादा ट्रम्प अच्छा ये जरा देखिए, आप जरा से ये विवेक कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं। विवेक कृष्णमूर्ति अगर इंडियन है तो फिर तो आप भी इंडियन है जनाब। पर खान साहब भी तो इंडियन हुए उतने ही, क्योंकि कोई इंडियन तो वहां इलेक्शन लड़ सकता है। दे ऑल अमेरिकन भाई, दे ऑल अमेरिकन। उनका तो सिर्फ ये है, उनका इंडिया से उतना ही नाता है जितना तुम्हारा है। तुम भी मतलब, बल्कि इनका शायद ज्यादा है, ये तो खुद गए यहाँ से, इन्हीं की जनरेशन गई है। वो तो बेचारे पिछली पता उनकी माँ बाप को भी कोई आए थे और वो अमेरिका में पैदा हुए, वहाँ काम कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर यूजिंग, और किस तरह से कहते हैं ये इंडियन है। तो तुम कौन हो बे, पाकिस्तानी? दैट इज वाई व्हेन आई शायद रार और चीमा का प्रोग्राम होता है तो मैं कहता हूँ 2.5 पाकिस्तानी। दैट्स द रीजन, यू नो। आप बोल नहीं रही है तो वो है। और रिपब्लिकन्स तो वो तो है सारे के सारे इसराइल के जेब में, और काफ़ी नफरत उन्होंने ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं सिंस 1979 ईरान के खिलाफ। दोस्तों वो आपसे दरख्वास्त है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों में से जिन्होंने ना किया हुआ हो। थैंक यू। ईरान टेररिस्ट है। देखिए जितने भी दो किस्म के लोग हैं मिडल ईस्ट में, ये एक जो रेजिस्ट करते हैं अमेरिका को, और दूसरे जो तलवे चाटते हैं। तलवे चाटने वाले अरब हैं। अब मैं उसमें पाकिस्तान को भी ले लेता हूँ। बहुत खूब। जो रेजिस्ट करते हैं वो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज हैं, और कोई नहीं। कभी टर्की चाटता है, कभी कुछ बोलता है, बट अदर देन दैट तो अगर ईरान को ख़त्म कर दे तो अमेरिका के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इन द एंटायर मिडल ईस्ट पूरी तरह। मतलब अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर को उतना पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करता जितना वो मिडल ईस्ट को डोमिनेट करेगा अगर फॉर एग्जांपल ईरान बन जाता है इजिप्ट की तरह। सो दैट इज द होल पॉइंट कि हमारे खिलाफ ये रेजिस्टेंस है। हम दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क है, हमारे इतने इंटरेस्ट हैं। देखिए एक वजह इसकी इसलिए भी है कि डेमोक्रेसी नहीं है मिडल ईस्ट में, और जो लीडरशिप है दे आई डोंट थिंक उनको नेशनलिज्म क्या है समझ में नहीं आता। मुझे लगता है ओके दे आर ट्राइबलिस्ट। बहुत खूब। दे आर नॉट, मतलब आप देखिए कि जो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने परस्यूट की है उससे इनके नेशनल इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़े। सऊदी अरेबिया हैज रिमेन, कितने साल हो गए, 50 साल हो गए उनके पास तेल की दौलत आते आते। सही। 50 साल में बिल्डिंगें बना ली इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किंग फैसल। बकवास कर रहे हैं, इनका मतलब मैं समझ गया। ये कहना है चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी मिलिट्री क्यों नहीं बनाई, वो एक मिलिट्री पावर के रूप में क्यों नहीं उभरा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दुनिया को तेल सप्लाई कर रहा था, 50 साल से तेल लिए बैठा हुआ दुनिया का, तो और ओपेक को हेड कर रहा था। व्हाई कुडंट दे डेवलप अ ग्रेट मिलिट्री? दिस इज व्हाट ही ट्राइंग टू से। क्या अगर वो एक ग्रेट मिलिट्री बना लेते तो मुख्तर खान सऊदी अरेबिया चले जाते रहने के लिए? क्योंकि अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है, ना उनकी कल्चर पसंद, ना उनका रहन सहन पसंद, ना उनका कंट्री पसंद, यही कहा था। सो अगर वो मिलिट्री वहां पे स्ट्रांग हो जाती तो तुम्हारे जहां पे जाकर तुम रह रहे हो, जो मुल्क तुमको पसंद आया, जहां की डेमोक्रेसी तुमको पसंद आई है, क्या तुम उस मुल्क को छोड़ देते और वहां जाके रहते? फिर उस केस में यू विल फाइंड सो मेनी डबल स्पीचेस यहाँ पे कि जहां कोई समझ नहीं आएगा दरअसल बंदे का ओरिजिनल आइडिया क्या था। लाइब्रेरी है रियाद में,
तो मैं जब गया था, मुझे उसके टूर पे ले गए, उनके लाइब्रेरियन और एक दो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग थे। मैं आई वाज द गेस्ट ऑफ द किंग। तो नहीं हमेशा मैं फिलोसफी की तेल लेने, बात इनकी गई तेल लेने, बच्चे से बात सुनते जाएगी। मैं इसका गेस्ट था, मैं वहां खाना खाने गया था, मैं वहां लंच करने गया था, मेरे साथ ये हुआ था, मैं महान हूँ, कंट्री ग्रे बुरा है। जब मैं लाइब्रेरी गया तो खाली थी, हाँ। और वो ब्रैग कर रहे हैं कि हमने ये कंसल्टेंसी को हायर किया, इस यूनिवर्सिटी का मॉडल है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे थी, वो लाइब्रेरी, उसमें अमेरिकन फुटबॉल का स्टेडियम बना हुआ है। सोचो आप, कौन खेलता है अमेरिकन फुटबॉल सऊदी अरब में? क्यों बनाया? बिकॉज दे कॉपीड, आई थिंक बर्कली या किसी को कॉपी मारा, तो उस यूनिवर्सिटी में स्टेडियम था। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी गया था, लाइब्रेरी खाली थी। कमर, आपने कभी खाली लाइब्रेरी देखी है? आई डोंट मीन बाय बुक्स, रीडर्स नहीं थे। हाँ, होती है ना पाकिस्तान आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने गूगल पे जाएं और जो करीब में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका कल दौरा कर लें, स्पेशली छुट्टी के दिन। आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए इन एनी लाइब्रेरी एनीवेयर इन द यूएस। हाँ, तो ये यूएस की बात। अब ले भैया, यूएस को सऊदी अरेबिया से कंपेयर कर रहे हैं, कर लो बात। ये क्या बात हुई? हाँ? किसी कोर्स में दूसरों के साथ में गया था, पता नहीं क्या। यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लाइब्रेरी। 100 किताबें आप फ्री में उठा सकते हैं, पता है आपको? इज नो लिमिट। जब मैं पहली बार यूएस आया था, मुझे हैरत हुई थी। मैंने मेरी गाड़ी की डिक्की भर ली थी गाड़ियों किताबों से, जस्ट टू टेस्ट इट। उसको खाली भी नहीं किया, वैसे ही ले आके दूसरे दिन वापस कर दिया, बिकॉज आई कुडंट बिलीव कि मैं 100 से। अब मैं पीएचडी, मैं तो जरा कल्पना करो, एक लाइब्रेरी अगर आपको ये कह रही है कि हम आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ किताबें दे सकते हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, यकीन ना करके टेस्ट कर रहे हैं, और गाड़ी की डिक्की में किताबें भर रहे हैं। क्यों भैया? गाड़ी की बैक सीट में जगह नहीं थी क्या? मतलब कोई कूड़ा भर रहे थे गाड़ी की डिक्की में? मैं क्या मजा के गाड़ी की डिक्की भर ली थी किताबों से, और फिर अगले दिन जाके छोड़ के आया था। कोई पागल ही होगा। प्रोफेसर, मेरे पास अभी भी यूनिवर्सिटी की शायद 30-40 किताबें यहाँ 4-5 साल से पड़े हुए। हर साल में कौन सी बड़ी बात है भैया? कौन सी बड़ी बात है? यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो जितनी मर्जी लाइब्रेरी में से किताबें ले लेते हैं। यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है। इसमें कौन सी दिक्कत है? रिन्यू कर देता हूँ। इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी पर जो किताब है, सी राजा मोहन की जो किताब है, 2 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। ये लो, स्टूडेंट के साले तेल लेने 2 साल से तुम्हारे पास पड़ी है? उसको मुफ्त में पढ़े जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स के लिए किताब रही होंगी, वो मान लीजिए एक लाइब्रेरी एक किताब की कितनी कॉपीज खरीदेगी? 2, 3, 4, यही हुआ ना। ऐसे 4 प्रोफेसर मिल जाए आपको एक डिपार्टमेंट में, इससे ज्यादा ही होता है ना। ऐसे 4 मिल जाए, किताब ही गायब होगी लाइब्रेरी से। कर लो बात। 2 साल से खुद लिए बैठे। आई मीन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? ब्लडी कार्टून्स। पीपल गिव रीड बुक्स। वो लाइब्रेरी में रियाद में कोई भी किताब रख के कोई पढ़ाई नहीं होती मेरे आदमी। 2 साल में अगर किताब नहीं पढ़ पाए हो तो जिंदगी भर में नहीं पढ़ पाओगे। ये क्या बात हुई? 2 साल से लाइब्रेरी किताब मरी हुई है। पीपल रीड बुक्स। हु टोल्ड यू आर रीडिंग बुक? इफ द बुक इज बीइंग केप्ट बाय यू फॉर लास्ट 2 years, डैम इट, यू विल नेवर रीड इट। नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि लाइब्रेरी क्यों खाली, तो उन्होंने कहा छुट्टी का दिन है आज। और छुट्टी के दिन ही तो लाइब्रेरी जाते हो आप। आए क्यों भाई? क्या जरूरी है? हो सकता है उस मुल्क की कल्चर कोई और हो भाई। और मोर ओवर, आई हैव नो कंप्लेंट्स। सऊदी अरेबिया में पढ़ने लिखने का, इन चीजों का अगर कल्चर होता, लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते, तो शायद उनको इतने इमिग्रेंट्स की जरूरत ना पड़ती जितनी है। बट द वेरी फैक्ट दैट दे डोंट वर्क एंड अलाउ अदर्स टू कम इन एंड वर्क फॉर देम इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर लाइक दे आर। आई एम ट्राइंग टू से कि सोसाइटी में वाइटैलिटी नहीं है। अगर सोसाइटी में वाइटैलिटी नहीं है तो आप कितने भी पैसे ले लो, कितने भी आप हथियार खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो भैया ऐसा है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी पे की वाइटैलिटी पे आप कब बात करेंगे? क्योंकि वैसे जब बात आती है तो नहीं मेरी फला अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अमेरिकन प्रोफेसर है, वो नोबेल प्राइज लेने वाला है, तो वो पाकिस्तान में बैठ के वाइटैलिटी अपनी क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको F-16 के पायलट भी बन गए आप, वो पैशन जिससे अमेरिकन पायलट्स बिकम स्किल्ड एट देयर आर्ट, जिस तरह से इजरायली पायलट, आप कभी नहीं बनोगे, क्योंकि आपको घर जाके पेट भर के खा के सोना है, मुफ्त की कमाई।
द होल कंट्री इज बिकम लाइक दैट। तो मैं जब जाता हूँ, देर आर सम कंट्रीज, अगर आप मोरक्को गए तो दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, इजिप्ट में थोड़ा बहुत नज़र आता है, बट द गल्फ कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग देयर इन द गल्फ। नो वंडर वो इसके पीछे उसके पीछे जा रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन, यू नो। दुनिया में और भी दूसरे छोटे मुल्क हैं, वो ऐसे नहीं। सिंगापुर को देख लें आप, कुछ भी नहीं है सिंगापुर में, बट इट इज सच ए वाइटल सोसाइटी। ट्रू। तो डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, ये जो ये जेलेंस्की की जो बात कह रहा हूँ मैं, जेलेंस्की इज ट्राइंग टू गेट हिज हेल्प। उसने ईरान के साथ और पंगा भी कर लिया, एक जहाज को मार दिया, बंदा मर गया है एक ईरानी। एंड सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू, इज ट्राइंग टू टेल डोनाल्ड ट्रम्प कि रशिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए आप हमारी मदद करें। दैट इज द होल पॉइंट के इट इज अबाउट दैट। क्योंकि मार्च में ईरान ने 4 इजरायली चार CIA बेसिस पे हमला किया, इंक्लूडिंग रियाद में जो सऊदी एम्बेसी है उसके कंपाउंड के अंदर जो CIA का जो इलाका था उसको डायरेक्टली मारा है। सो दे आर सेइंग कि पहले तो कैसा मालूम आपको कि कौन सी बिल्डिंग CIA की है, एम्बेसी का कंपाउंड तो काफी बड़ा है ना वो। So how do you know which building belongs to the CIA? और आप उसको एक्यूरेटली कैसा टारगेट कर रहे हो, कहाँ से आ गई ये टेक्नोलॉजी और ये इसलिए क्योंकि उनको बता रहे हैं चाइना और रशिया तुम्हारे को ठोक रहे हैं इंटेलिजेंस। तो जेलेंस्की कह रहा है ट्रम्प को कि ये सारी की सारी इंटेलिजेंस उसको मिल रही है फ्रॉम द रशियंस, और इंडियंस कह रहे हैं कि चाइनीज सैटेलाइट्स की मदद से वो टारगेटिंग कर रहे हैं। इसलिए अब्बास अराक्ची ने वार्निंग भी दी यूक्रेन को, और यूके को भी दिया वार्निंग, क्योंकि अब वो B-1 फाइटर्स वहां से आ रहे हैं। ओके। बिल्कुल, ये तो है एक पता नहीं। अगर तो ये, वैसे मैंने ट्रम्प की अगले दिन ट्वीट देखी थी, बड़ी कमजोर ट्वीट थी कि नहीं मुझे रशिया ये नहीं करेगा, चाइना ये नहीं करेगा, हमें पता है ये वो। तो वो उससे पता चला था कि बहुत कमजोर नहीं, कमॉन कमर सीमा, यू आर फूल। वो बड़ा स्मार्ट ट्वीट था, वो तो बहुत ही स्मार्ट ट्वीट था ट्रम्प का। भाई ट्रम्प ये कह रहा था दोस्तों कि मैं रशिया को नहीं ब्लेम करता कि रशिया ईरान को कोई इंटेलिजेंस दे रहा है, जस्ट लाइक वी आर नॉट गिविंग एनी आर्म्स टू यूक्रेन। यू गेटिंग द पॉइंट कि भाई अगर वो चाइना और रशिया अमेरिका के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली ईरान को कर रहे हैं, ना कि इधर अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ठीक यही खेल रशिया को शुरू कर रखा है अमेरिका ने, जहां वो यूरोप को हथियार बेच रहा है, वो हथियार पलट के यूक्रेन जा रहे हैं। अगला साफ मुकर रहा है, कहता मेरे हथियार थोड़ी जा रहे हैं, हम तो दे ही नहीं रहे यूक्रेन को कुछ भी, हम तो जो दे रहे हैं वो नेटो को दे रहे हैं। ये नेटो वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं, वो देते रहते हैं यार यूक्रेन को, मैं थोड़ी कुछ करूं। वो पुतिन से हाथ धो गया, आ गया पुतिन से ट्रम्प ने हाथ धो लिया, बोले यार मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो नेटो वाले दे रहे हैं, मैं तो उनको बेच रहा हूँ अपने हथियार, उनसे मैं पैसे ले रहा हूँ। तो भैया उसी तरह से वो जो चाइना है और जो यूएस रशिया है, चाइना और रशिया, वो डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ तो कुछ थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ईरान को बता रहे कि यार यहाँ पे ये नक्शा है, यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, बात खत्म हो गई। पोजीशन में है, ब्रीफिंग मिली थी होगी उसके पहले, उसको ब्रीफिंग जरूर मिली होगी, तभी जाकर उसने वो सारा किया। तो डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हमसे प्यार करते हैं क्या वजह है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे दोस्तों हमारी असेसमेंट ये है कि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान रैंट अब और तेज बढ़ेगी, और वो इसलिए बढ़ेगी कि बिकॉज उनको पता है कि यार मामलात थोड़े ख़राब हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अच्छा देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो इजरायलीज हैं और अब इंडियंस भी शुरू कर दिए हैं, वो मुसलमानों को के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, तकिया का जिक्र करते हैं। तकिया मियां, ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको पता नहीं कि तकिया इज अ शिया कॉन्सेप्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद द सुन्नीस। तो जो शिया एक ज़माने में डरते थे क्योंकि उन पे सुन्नियों का जुल्म होता था, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट कि वो हज़रत अली के चाहने वाले हैं।
तो उनके उलमाओं ने उनको इजाज़त दी कि तुम अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी छुपा लो। तो वो छुपा लेते थे। मस्जिदें, रेगुलर सुन्नियों की मस्जिदों में नमाज पढ़ना वगैरह, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट दैट दे शिया। तो वो तकिया है, वो जो वो सुन्नीस नहीं करते, हमको इजाज़त भी नहीं है, हमारे खिलाफ है वो चीज़। तो वो तकिया करते हैं नहीं है, वो चाहे करते हैं, कॉन्सेप्ट किसका है या नहीं है, वो आपके बिहेवियर को वो नाम देते हैं जो वहां पर डिस्क्राइब्ड है। वो ये नहीं कह रहे कि शिया है या सुन्नी की बलास है, उनके लिए मुस्लिम कॉन्सेप्ट है। ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट है जिसको एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जिसको आप बिना नाम के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई यू कॉल्ड यू आर डूइंग अल तकिया। तो just because a practice belongs to a particular sect, it does not mean that you cannot play it. You are playing it. So objection is not wrong. And just because of theoretical reasons, you cannot get away from it. Because your behavior has everything that is al-taqiyya. So whether it was, Sunni or Shia, the curse is that you are applying it. And that is why you're being cursed. So you cannot run away from the fact कि आप अल्तकिया कर रहे हैं। you know ये कौन आ गया? और तुम्हें कौन पूछता है मेरे दोस्त, तुम्हें कौन पूछता है? तुम छछूंदर ही नहीं, कुत्ते हो, सुअर की औलाद हो, हरामी के पिल्ले हो, अल्तकिया की औलाद हो, है ना? बगैर से हरामी कुत्ता झाला मुल्ला बाग चूतिए, घटिया। देखा ना, चुनना कितनी जल्दी लगता है। सच सुनना ये होता है तकिया। सच सुनने की बर्दाश्त नहीं है, कूदते हुए आ जाते हैं आगे धड़ाम से, औकात निकल के बाहर आ जाती है। दैट इज व्हाट दे आर। व्हिच ऑफ द 72 फिरकास विल गो टू जन्नत? प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजनाथ सिंह इतना शेडी है कि बात जब करते हैं वो अखंड भारत की, इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने 2 साल पहले ये बात कही थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, ये वो, राइट? तो उनके फॉलोअर्स जो है राजनाथ सिंह के, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, अब हम हमला करने वाले हैं, कल सुबह उठ के फजर के बाद हम हमला कर लेंगे, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। I mean, this is their dream, right? तो आप कुछ No, it is not our dream. मुझे एक बात बताओ, राजनाथ सिंह ने ये भी तो कहा है 20 बार कि हमको हमला करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे हमारे पास। तो जाके अब सुनो ना कि पीओके वाले क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी फौज में, तुम्हारे बापों में अगर दम है तो जाके सुनो ना। पिछले 1 महीने में 32 लोगों को मार चुके हो। जिस बात की तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो कि इंडिया में जंतर मंतर में ये हो गया, वो हो गया, इंडिया इज इन प्रॉब्लम, रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति आ गई, यही बोल रहे हो ना। यहाँ पे तो क्रांति हफ्ते भर बंद कर दी गई, सब अपने अपने घर चले गए। पीओके में अभी तक चल रहा है, पीओके में तुम्हारा नाटक अभी तक चल रहा है। 32 लोग तुम वहां मार चुके हो गोलियों से। पाकिस्तान में जब तुम बैठ कर पैलेट बुलेट्स की बात करता है, पैलेट गन्स की बात करता है, 20 बार सोचा करो, शर्म किया करो कि तुम्हारे यहां सीधे सिर में गोली मारी जा रही है, सीधे सिर में। सो डोंट यू टॉक अबाउट इट। पहले वो मुंह पैदा करो जिससे तुम बात कर पाओ इंडिया के बारे में। अपना घर ठीक करो। चांस मिला था ऑपरेशन सिंदूर में, जो इन्होंने फुस्क हो गया, 100 घंटे के बाद खत्म हो गया, राइट? व्हाई डिडंट यू टेक इट? अगर इतने बातें, चांस तो मिल गया था। आपको पता है एक इंडिया के जनरल ने भी ये बात कही थी कि हम ले लेंगे कहकर। ये राजनाथ सिंह के बाद ये भी कहा था। किसी इंडिया के जनरल ने, कोई रिटायर्ड हो तो अलग बात है, किसी सर्विंग जनरल ने नहीं बात की इस तरह की, ना कोई करता है ना। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ तो इसको लेकर पूरी डिबेट है कि भाई गिलगित बाल्टिस्तान पीओके मेरे को चाहिए नहीं, वी डोंट वांट देम। तो राजनाथ सिंह का प्रॉब्लम ये है कि राजनाथ सिंह ने आज से चंद साल पहले एक डायलॉग मारा था जो अब बहुत पॉपुलर हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं। यूपीए यानी जो पहले मनमोहन सिंह की कोalition थी, तो उनके मिनिस्टर्स बहुत रिजाइन करते थे ना, जरा भी रिली करते थे। हाँ, रिली करते थे, मगर क्या करते थे? क्यों रिजाइन करते थे? मुंबई अटैक हो रहा है, वो कपड़े बदल रहे हैं, दिन में 6 बार कपड़े बदल रहे हैं, मुंबई में अटैक चल रहा है,
क्यों रिजाइन करते थे? कि फौज खड़ी हुई है यहां से टुकड़ियां जाने के लिए बॉम्बे, साहब नहीं आ रहे कि मैं भी उस जॉब में जाऊंगा, और साहब 2 घंटे लेट आ रहे हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे? रिजाइन न करें? और बाय द वे व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग टू यू, इवन तुम हो कौन? तुम तो इंडियन में नहीं हो। अपना घर संभालो यार, तुम अपना पाकिस्तान संभालो ना, जहां से तुम्हारे बाप दादा आए होंगे, जो भी तुम्हारा रिश्ता हो, आखिर भाषा तो तुम पाकिस्तान की ही बोलते हो। एक्विजिशन हो गया करप्शन का वगैरह, इनके तो बिल्कुल टोटली बेगैरत है कि कितना भी आप इनको एक्यूज करें, कितना भी फेलियर हो, कुछ भी तो हो, एक्यूज करने से रिजाइन कर दें, है ना? एक्यूज करने से रिजाइन कर दें। तुम्हारा इमरान खान कितनी बार एक्यूज करता है तुमको, और एक सबूत नहीं देता। कहता है हम तो अपोजिशन में, हमारा काम एक्यूज करना होता है, सबूत देना हमारा काम ही नहीं होता। ये कहता था ना वो। तुम भी करो, कितने एक्यूज कर लो, बेशर्मो। एक्यूज करने से कोई रिजाइन करता है क्या? कोई सब्सटेंस तो प्रोवाइड करो जब एक्यूज करते हो तो। अभी अजीत डोवल को ही ले ले आप। अच्छा, पहलगाम was a failure, intelligence failure. It was also a security failure. 1-1.5 घंटे तक वो मारते रहे, तमाशे करते रहे, हीरोपंती करते रहे कि बताओ तुम पैंट उतार के बताओ मुसलमान हो नहीं हो, ये हो वो हो। फिर मारा उन्होंने हिंदुओं को करके पहलगाम में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो, ओ ये कबूतर, सारी इंडिया की गवर्नमेंट फेल है। तो तुम्हारे पिताजी जो पाकिस्तान वाले हैं, यही जो बगल में तुम्हारे बैठा आदमी है, ये भीख क्यों मांगता रहता है? इंडिया वाले बात नहीं कर रहे, फिर क्यों रोते रहते हो यार? जस्ट गेट लॉस्ट। के बाद अभी दिल्ली में एक अटैक हुआ टेररिस्ट का। सो देयर इज एन इंटेलिजेंस फेलियर आफ्टर इंटेलिजेंस फेलियर आफ्टर इंटेलिजेंस फेलियर, कई सालों से चले हो रहा है ना, होगा होगा। जहां 20 सक्सेस होते हैं वहां फेलियर भी होते हैं। टेररिज्म की मुसीबत यही है। बट जस्ट टेल मी, अगर इसी बात को कंपेयर करना है, क्या है मुकद्दर खान, तो जरा कंपेयर करिए। हमारे यहाँ यूपी में क्या चल रहा था? यूपी 1 और 2 में हर दूसरे रोज बम ब्लास्ट हो रहे थे, हर दूसरे रोज बम ब्लास्ट हो रहे थे। आदमी घर से बाहर जाता था, डर लगता था, पानी वापस आएगा या नहीं आएगा। अब तुम्हारा अपना बगल में बैठा हुआ कमर चीमा रोता रहता है, इंडिया में तो अटैक होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो रोज होते हैं। ये कौन रोता है? यही तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि मोदी है। आ रहा है। इनफैक्ट नॉट गेसिंग कि डोनाल्ड ट्रंप का। तेरी मम्मी से बात कर रहा हूं मैं, हैं? भेजेगा भूतनी के बात, भूतनी कुत्ता साले पाकिस्तानी क्या मूड रहेगा इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंस फेलियर। ना एवरीथिंग इज इंटेलिजेंस फेलियर। कुत्ता पकड़ा गया, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। एक सेकंड, कमर चीमा और तुम्हारे मुक्तदर खान, ये पिछले दिनों में 4 अमरीकी पकड़े गए हमारे यहाँ से। 4, 2 तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, अभी परसों जो 2 और पकड़ लिए हैं। कहां से? नेपाल से इंडिया में घुस रहे थे, पकड़े गए। कौन निकले? खालिस्तानी, खालिस्तानी अमेरिकन सिटीजन। अब अपने सरजी गौर को बोलो और धक्के खाए, और दिल्ली में धक्के खाए, और बेल की कोशिशें करें। बेल एक को नहीं मिलने वाली है। तो तुम लोग करते रहो कोशिशें, इंटेलिजेंस फेलियर करते रहो। ये किसका इंटेलिजेंस फेलियर है? तुम्हारे लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बनाने आ रहा है, तो कोई कुछ करने आ रहा है, नाटक करते हुए तुम साले पकड़े जा रहे हो। अमेरिकी, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, पासपोर्ट अमेरिका लेके चल रहे हो, तुम्हारी जैसे। बेटा कुछ भी कर लो, वीजा नहीं मिलेगा। अब वीजे नहीं मिलते तुमको। वो दोस्तों, नजम सेठी ने कल क्या कहा है, देखा ना आपने? और कुछ हो ना हो, हिंदुइज्म को गालियां पड़ रही है, ये बड़ा अच्छा हो रहा है। दिस इज द एजेंडा जिसको इंसर्ट किया गया है इस प्रोटेस्ट के दौरान। दिस इज व्हाट वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट। दिस इज व्हाट वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट। नजम सेठी का मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा आज शाम को, मैंने रखा हुआ है उस वीडियो को, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि भाई और कुछ हो ना हो, मोदी को माँ बहन की गालियां पड़ी, और जो ये लड़के थे, और वो हिंदुइज्म को गालियां पड़ी। जो हिंदुइज्म का एजेंडा था वो रुक गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि इसकी यहाँ पर लड़कों ने निकल कर और वो गालियां दी है माँ बहन की, हिंदुइज्म को गालियां दी हैं, राम पे क्वेश्चन उठा दिए हैं, ऑल दैट। दिस इज द रियल एजेंडा। ये है वो गेम जो चल रहा है। ये बाकी सब जो वो तो अगला कर रहा है, नीट वीट से सब बेकार है। मैं आपको ऑस्ट्रेलियन जो सल्वाडोर, जो ये ऑस्ट्रेलियन जो सोशल इकोनॉमिस्ट है, उनकी मैं आपको कमेंट्री सुनाऊं आज शाम को। वो जानते हो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भाई इशू तो शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे, कॉकरोच का नाम दिया उन्होंने,
बात वहां से निकली। नीट तो कहीं बीच में था ही नहीं, तो ये नीट बीच में आया कहां से? नीट तो इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाली उस जो ट्विटर पे डाला गया था उस समय कांग्रेस जनता पार्टी का पोस्टर, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वो इस तरह से हिट हो जाएगा। चूंकि वो हिट हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि भैया अब क्या किया जाए, तो उसको भेजा गया वहां से, इस कार्टून को जो सीजेपी का हेड बना हुआ है, उसको वहां से भेजा गया। और जरा सोचिए कि उसके बाद में जो कुछ हुआ आपके सामने, एजेंडा ये था, उसको पकड़ाया गया एजेंडा कि ले भाई इससे इनको बाहर निकाला जा सकता है। आपने देखा, मैं थक गया हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इतने गंदे गंदे वीडियोस वहां से निकल कर आए। तो बट क्या किया जाए, एनीवे वहां पे नो वन इज लूजिंग देयर जॉब फॉर फेलियर। ठीक है, फेलियर ऑफ व्हाट? पीपल आर डूइंग देयर जॉब एंड दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग। We are stopping multiple terrorist attacks and that is why there are so few now. मोदी गवर्नमेंट का ये एक कल्चर है उनका, ठीक है, तो उसके खिलाफ अभी इतनी बड़ी हार हो गई कि उनको मजबूरन मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने उसको सैक्रिफाइस कर दिया, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को। तो अब वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी सरकार की फेल। कमर सीमा क्या बकवास कर रहे हो यार? मुख्तार खान मुझे बताओ, हमने चलो मान लिया, तुम्हारी बात मान लेते हैं, हमारे रेन हो गया ना। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट वी सेव आवर सोसाइटी और वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम योर नॉनसेंसिकल क्रिटिसिज्म? तुम्हारे नॉनसेंसिकल क्रिटिसिज्म को झूठा साबित करने के लिए हम अपने कंट्री में आग लाएं क्या? अपनी सोसाइटी में आग लाएंगे क्या? जस्ट बिकॉज मैं मुख्तार खान को झूठा साबित करना है? मुख्तार खान को हम कभी भी ना अंदर घुसने देंगे, आएगा पीटेंगे, समझ लो, आएगा पीटेंगे, बट दैट डजंट मीन हम अपनी सोसाइटी को हार्म करना है। हमारे बच्चे बेवकूफ है, 4 झापड़ा लगाएंगे, सीधा करेंगे, बट यू हैव नो चांस ऑफ सक्सेस। तो 2 चीज करेंगे वो, या तो पाकिस्तान के ऊपर करेंगे या हिंदू मुस्लिम करेंगे। इनके पास और कुछ है ही नहीं, दे हैव नथिंग। चूतिए भैया गेमिंग, जाके देख ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये कह दिया गया था इतने लोग मरे हैं। मैंने बात में यार कहाँ से चले आते हैं, इतनी बार आधी न्यूज पढ़ेंगे, आधी नहीं, चले आ रहे हैं हेडलाइन लेके। अब वो भी नहीं है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है बोल के, वो भी बोलती बंद हो गई है। 6th तो क्या हो गया? कौन सी? अच्छा चलो 6th हो गई तो 6th हो गए, बोलो। हमारे यहाँ जाके दुनिया के दोस्तों में कमाल है। आज मैंने सल्वाडोर का, बल्कि मैं कोशिश करूंगा, उनसे, मेरे दोस्त हैं सल्वाडोर, मैं आज उनसे बात करूंगा। हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजी में करना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं कि फिर क्या होगा या नहीं होगा। कि ये कौन है, ये क्या है बेटा, तुम्हारी जैसे कुत्तों को गांव में बिठा के मैं खिला दूं पूरे, और समझे? तुम्हें पता ही नहीं किससे बात कर रहे हो, जाओ गया से कुत्ते की औलाद। अपने माँ बाप समेत ना अपने खानदान की कीमत बता देना। सारी जिंदगी यहाँ रह के नौकरी करना मेरे पास, तो मैं भुगतान कर दूंगा जो तुम्हारा है। कुत्ते साले। क्या वो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आप 6th कैसा हो गए। आपने देखा भारत की मीडिया का हाल? इतना बेगैरत, इतनी निकम्मी सरकार मैंने मीडिया कहीं नहीं देखी। अच्छा, उनको टेररिस्ट कह दिया, बी टीम कह दिया टेररिस्ट का, उनको कह दिया कि ये चाइना से फंडिंग आ रही है, उनको कह दिया कि पाकिस्तान इनको पुचकार रहा है, वगैरह वगैरह। एटलीस्ट क्या गलत का है? पुचकार रहा है, इसमें क्या गलत का है? सबूत दिखाने, 20 सबूत दिखा सकता हूँ मुख्तार खान कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे पुचकार रही थी इनको। 20 अपने ऊपर शर्म करो, 20 एग्जाम्पल दिखा सकता हूं मैं। क्या बात कर रहा है फजूल में यार? आई मीन गंद की भी हद होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि फंडिंग बाहर से नहीं आ रही है। किया ना? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? इंडिया की है ना? इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मना किया है ना कि चाइना से कोई फंडिंग नहीं आ रही है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैम इट? बेशर्म आदमी फिर बोल क्या रहा है? और उनको जो है सो कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ये 2 बार आई थिंक रणधीर जायसवाल ने 2 बार ये बातें क्लियर करी है, एंड गुड फॉर दैट्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर यू, दैट्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर यू। हम ऑफिशियली उन बातों को कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
मीडिया में किसी ने कोई बात कही तो फ्री मीडिया है ना, आपको मीडिया से दिक्कत है तो करिए। इंडियन मीडिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अमेरिकन मीडिया में क्या क्या चलता है भाई? एक्सियोस क्या क्या छापता रहता है, जरा बताना। एक्सियोस क्या क्या छापता रहता है, देख के बताओ। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क, क्या तुम्हें लगता है वो कोई सारा सच छाप रहे होते हैं क्या? है? अमेरिकन मीडिया के बारे में तो तूने बात नहीं की कभी। 20 तरह के झूठ दिखा सकता हूँ जो अमेरिकन मीडिया में छपे। मिडिल ईस्ट का कबाड़ा करने में क्या अमेरिकन मीडिया का हाथ नहीं था? जो लीबिया शीबिया तोड़े गए, सीरिया फीरिया फोड़े गए, वो क्या थे? अमेरिकन मीडिया का हाथ नहीं था। वो किसका मीडिया था जिसने कहा था कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सद्दाम के पास में? था ना? कभी तुम्हारे मुंह से निकला कि अमेरिकन मीडिया बिका हुआ था, ये दलाल मीडिया था? तब तो तुम बड़ा ओबामा के गाने गा रहे थे, तब तो तुम उसके चाटने में लगे हुए थे। बट मीडिया तो बहुत ही इन्वेस्टिगेट करने के बजाय वो उल्टा मतलब बहाने बनाती है इस सरकार के। अच्छा अच्छा, तुम बड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कितना मिडिल ईस्ट में तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन हुआ था भाई? कमाल है यार। आई वाज नॉट, ये क्या है, कौन आ गया? मैं जी, आई वाज, इट वाज नॉट अ प्रोटेस्ट, इट वाज रेड ग्रीन ब्लू। जी जी बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। सो अब ये लेके भागेंगे, ये हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान, यही दो ही चीज़ें आती हैं, दोनों एक ही चीज़ के दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ये। सो यू गोइंग टू सी अ लॉट मोर, जैसा जैसा इनको इंटरनल सर्वेस जब इनको बताएंगे कि ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उसका असर होने वाला है इलेक्शन पर, तो अब कैसा, हाउ विल यू गेट बैक द हिंदू मिडिल क्लास? बाय गोइंग एंटी मुस्लिम, ये शुरू कर देंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट मोर। और ये यूनिवर्सिटीज गिराएंगे, मस्जिदें गिराएंगे, बुलडोज करेंगे, मतलब कौन सी किस चीज का पूछ है भैया? क्या नाम है ये, कौन है, दीपक पटेल? क्या है? नहीं नहीं करेंगे ना, मैं आज शाम को दिखाता हूँ, आज शाम को वीडियो दिखाए तो नरेंद्र रेड्डी के पड़े हुए, तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आ गए कह रहे हैं भाई साहब आपकी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। अच्छा मेरी गवर्नमेंट, ओके, तो इसका मतलब आप मेरी गवर्नमेंट के हिस्से नहीं है, आप इंडिया से नहीं है, ओके। और आपकी मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, ओके। और आप फिर भी इंडियन मीडिया को नहीं, भैया मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मीडिया हर जगह ऐसी होती है। तुमने कान खोल के सुना करो रिजवी साहब, है, जरा सुनो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था मीडिया हर जगह ऐसी होती है। क्या अमेरिकन मीडिया को कभी मुकद्दर खान ने बोला ऐसे कि मिडिल ईस्ट को जो फोड़ा गया था, है? कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किसने किया था? अमेरिकन मीडिया ने किया था ना। तो शर्म करो, वो तुम्हारे भाई मुसलमान ही थे जो लीबिया में मारे गए। तो किसकी बातें कर रहे हो, किसको डिफेंड करने आ रहे हो? सिर्फ इंडिया का पोजीशन करने से कम भाग ऐसे सालो सोचना आता नहीं है, बुल्ले। कमाल के लोग हैं यार, मतलब कमाल कीजिए। ये इंडिया की अपोजिशन के चक्कर में अपने ही जो मुसलमान भाई थे उनको भी रोना भूल गए। ऐसे दोगले लोग हैं। सोचो आप, इनकी जो मैसेजिंग है कि देखो हमने कितने मस्जिदें तोड़ दिए, वाह वाह खुश हो जाओ, हम वैंडल्स हैं सरकार में, आप हमको वोट दें। कमर चीमा, एक बात बताओ, अच्छे से मुख्तार खान, 4 दिन पहले लाहौर में मस्जिद तोड़ी गई है, तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? तब इंडिया में एक मस्जिद टूट जाए तो तुम हल्ला गुल्ला मचा देते हो। अभी पिछले हफ्ते में तोड़ी गई है मस्जिद, वो कभी जबान खुली तुम्हारी? नहीं खुली। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में हो तो तुम्हारी जान पहले घुसती है? क्या है मुख्तार खान को ने क्यों भाई? मैं इतनी रिस्पेक्ट किसी को नहीं देता, अपने चैनल लेकर आओ ना 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 ना, कीचड़ में पैर रखने की मेरी आदत नहीं है। सॉरी दीपक पटेल जी, आप अपने चैनल बुला लीजिए, खुद एक चैनल बनाइए। आपको भी देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल है, आराम से बुलाइए और बात करिए। आई डोंट, मेरी जगह पर हाफ पाकिस्तानी या फुल पाकिस्तानी, दोनों में से किसी की कोई जगह नहीं है। यही करेंगे, ये नहीं कह सकते कि हमने आपको जॉब्स दिला दिए। आप 90% इनफॉर्मल जॉब्स हो गए हैं इंडिया में। तो क्या हुआ भाई? एक बात तो बताइए कमर सीमा हमारी, और चले मुख्तार खान, तुम इंडिया की तुम बात करने आए हो ना, जरा देखो ऑस्ट्रेलियन वाले क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। और भी तो है सोशल एनालिस्ट, तुम ही थोड़ी हो। डेटा क्या कहता है, जो पॉपुलेशन है हमारी, अगर ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का वो रेट होता जो तुम यहाँ प्रोजेक्ट करते रहते हो, तो जानते हो यहाँ पे क्या हालत होती? जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है।
सोचिए आप, सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स है, जिसमें उनको छुट्टी मिलती है, पेंशन मिलता है, हेल्थ केयर मिलती है। बाकी नहीं, राजनीति मैं सहमत हूँ आपसे, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं आपको हैरानी की बात बताऊँ, जिस समय गोधरा की बातें की जाती हैं कि वहां मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया गुजरात में, क्या किसी ने आज तक आपको डेटा दिया है कि उस दौरान कितने मंदिर तोड़े गए गुजरात में? इसका डेटा आपको कोई नहीं देता है, क्योंकि सूट नहीं करता ना, नैरेटिव नहीं बनता, इसका मजा नहीं आता, इसमें मसाला नहीं है, कोई वो चटखाने लेने के लिए कुछ नहीं है। बट ये जो जिस रीडेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, इसी के चक्कर में वहां हुआ है सारा कुछ। 90% ऑफ द जॉब्स आर इनफॉर्मल जॉब्स, यानी आपका कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई बेनिफिट। रिटायरमेंट बिल्कुल होता है, रिटायरमेंट होता है, तुमसे किसने कह दिया बेवकूफ इंसान? उन जॉब्स में सिर्फ ये है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जाता है, इतनी सी बात है, ताकि पेंशन के खर्चे बर्बाद करना पड़े, लोग पेंशन स्कीम में खुद पैसे लगाएं और पेंशन बनाएं। ये नहीं कि सरकारी नौकरी ली और बाकी की जिंदगी भूल गए, मुफ्त के पैसे आते रहेंगे। तो द इकोनॉमी, तुमको तो शर्म, बेशर्म आदमी हो ना तुम, यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हो ना, तुमको मजा आ रहा है इसके। अमेरिका में कितना प्राइवेट सेक्टर है जो लोगों को पेंशन देता है भाई, पेंशन स्कीम होती है, लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज हाउ इट गोज। मतलब ये है दोस्तों, इंडिया में अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो भी बुरा, न हो तो भी बुरा। दैट इज ए ह्यूज क्राइसिस। वो ऐसे ही मिनिस्टर रिजाइन होके पाकिस्तान से और एक जंग लड़के, देखिए जिस तरह से इकोनॉमी स्ट्रक्चर थी पाकिस्तान के लिए, देयर वर मेनी एडवांटेज फॉर ए क्विक एंड शॉर्ट वॉर्स। आपने कभी नोटिस किया है दीपक पटेल, कभी चीमा ने इसको काउंटर किया है इसकी बात पे? नहीं, एक्चुअली प्लेटफॉर्म इज ओपन, जो मर्जी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, चाहे ये हो तराड़ हो, ऑल ही वांट्स इज कि भाई इनका जहर बाहर निकले, इंडिया वाले जाएं, इसको गाली दे, पैसे बने, डॉलर आए, एंड अब उल्टा हो गया। अब मोदी, अगर अगर इसकी बात में इतना ही दम है, अगर इसकी बात में इतना ही दम है तो जरा इसके चैनल पे जाकर देख लो। अब आजकल गाना क्या गा रहा है, मेरे लाख सब्सक्राइबर हो गए, ये गाना गा रहा है ना। अभी उसने ये भी डाला है अपने चैनल पे कि मैं इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर, टॉप 100 इन्फ्लुएंसर में इसके चैनल का नाम आ गया है। मैंने तुरंत इसके जरा देखे कि चैनल में व्यूअरशिप कितनी जा रही है, आप हंसोगे कितनी जा रही है पता है? 1,500, 2,000, 1,500, 2,000, दैट्स इट। और ये इंडिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स में मैं क्या तो सर पीट के उन लोगों को कहूँ जो जिन्होंने उस तरह की लिस्ट बनाई है और जो उसका माइलेज ले रहे हैं, क्या बात की जाए। के लिए देयर आर एडवांटेजेस फॉर ए क्विक एंड शॉर्ट वॉर्स, एक्सेप्ट वो अपनी बोलती बकवास में फंस जाएंगे। वो तो मीडिया करेगी नहीं। मीडिया में हिम्मत थोड़ी है, अर्नब गोस्वामी में दम है कि पूछें कि इतने बातें करते रहते हो, अभी तुमने बात किया, तुमको तो 1 साल पहले चांस मिला था, पाकिस्तान ने दिया था चांस, जंग शुरू हो गई थी, ले ले। तो तुम्हारा बाप नहीं आया था वो रोते हुए कि हमको ईरान पे हमला करना है? आया नहीं था? जरा पूछो ना उससे कि ईरान पे जब हमला हुआ था तो कौन आया था रोते हुए? उससे 48 घंटे पहले कौन कह रहा था हमारा इस लड़ाई से कोई लेना नहीं है, ये तो हजारों साल से लड़ ही रहे हैं। तुम्हारे डैडी ने कहा था ना, तुम्हारे डैडी ने कहा था ना, ये तो हजारों साल से लड़ रहे हैं, इसमें हमारा लेना देना कोई लेना देना नहीं। जेडी वेंस एंड ट्रंप ये दोनों बोल चुके हैं ना, फिर तुम कहाँ क्या कहो? तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकली थी, आज तुम बोलने चले आ रहे हो। क्यों आए थे भाई उस टाइम पे फिर? और तुम्हारे डैडी ने कभी आज तक नाम लिया है इंडिया का कि इंडिया के जहाज गिरे? जरा दिखाओ ट्रंप की एक स्टेटमेंट जहां उसने इंडिया का नाम लिया हो। वो हरामी आज भी ऐसे ही खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है कि जब मौका मिलेगा वो पलटी मार जाएगा। वो कहता है जहाज गिरे, क्या उसने आज तक कहा कि इंडिया के जहाज गिरे? कहीं इंडिया का नाम लिया उसने? नो, कहता जहाज गिरे, 5 से लेके 11 तक पहुंच गया, शुक्र है आगे नहीं, उसको 11 की गिनती आती है नहीं आती है, भीख मांग रहा है, नो बोल दे दो, नो बोल दे दो। क्या जाके जो लेना है वो इसलिए ना बीच में जो अर्नब ने 2-4 बार सरकारी बुराई की थी तो खुश हो गए थे, अब बलूचिस्तान बना देते, जो करना है कर लेते, कुछ नहीं किया। कमाल है, बलूचिस्तान तो बना हुआ है ना, तुम्हारी फौज कहाँ है? वहां पे जाके ढूंढो ना। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बलूचिस्तान बना हुआ है, केपी में तुम्हारी फौजें घुस नहीं पा रही हैं, जाती हैं तो टीटीपी को बता के जाती हैं कि भाई साहब यहां से यहां चले जाए इतने बजे। शर्म करो, अगर बोलना है तो पूरा सच बोलो ना। उल्टा ह्यूमिलिएट करवा दिया मुल्क को, हंस रहे हैं सारी दुनिया में लोग।
सीज फायर ट्रंप ने कराया कहकर। कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो कहता रहे। ट्रंप आज की दुनिया में अकेला पड़ा। तुम जरा शर्म करो। ये नो क्या नाम है तुम्हारा, मुख्तार खान, शर्म करो। तुम्हारा प्रेसिडेंट चिल्ला चिल्ला के मर गया कि हाय ईरान पे चलो मेरे साथ हमला करने। कोई आया? कोई आया? नेटो में अमेरिका अकेला पड़ा हुआ है। इमेजिन करो, नेटो में। सो दिस इज, किसी मीडिया में डन नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोकल करते हैं चैनल को बंद कर दिया। अब मेरा चैनल इसलिए शायद ब्लॉक किया क्योंकि मैं ये बार बार पूछते रहा ऑपरेशन सिंदूर की सीज फायर वाला। अभी तो तुम लेने वाले थे ना, क्या हुआ? डॉक्टर ये भी तुम तय करोगे कि साला इंडिया में हमने किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। हमने तो उस तक तुम्हारा वीजा बैन कर रखा हो, तो वो क्यों बैन कर रखा है? और क्या तुम वही नहीं हो जो इसी सरकार के विवेकानंद इंस्टीट्यूट में बोलने चले गए थे? क्यों गए थे भाई? नहीं जाते। अगर आइडियलिस्टिक रीजन देखे जाए तो मुख्तार खान ये बताओ, व्हाई डिड यू एक्सेप्ट एन इनविटेशन ऑफ विवेकानंद फाउंडेशन? तुमको कहना चाहिए था यू ब्लडी स्प्रेड द प्रोपेगेंडा, आई डोंट वांट टू कम टू यू। आपको जाना चाहिए ओआरएफ में, आपको जाना चाहिए था किसी और जगह पे, ऐसी बड़ी जगह हो जहां तुम्हारी आइडियोलॉजी मिलती हो। पर तुम आइडियोलॉजी पे कंप्रोमाइज करके वहां पर गए जो दरअसल जिनको तुम गाली दे रहे हो। ऐसे बेशर्म लोग हो तुम। बात ठीक है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि हमारे यहाँ तो कहते हैं जी चलो फौज का किरदार है, फौज है जी वहां। एक बात होती है ना, फौज। नहीं, हम तो बात ही नहीं करते ना तुम्हारे बारे में, कमर चीमा। हम तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करते। हम तो तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। रामनाथ, उस दिन राजनाथ सिंह ने बात क्यों की? वो पर्टिकुलर दिन था कारगिल वाला, जहां से तुमको जूते मार के इंडिया ने निकाला था, तो इसलिए पाकिस्तान का जिक्र आया था। बियॉन्ड दैट हु टॉक्स अबाउट यू यार? हु आर यू? उधर क्या है? मोदी? नहीं, तो फिर मुझे बताएं। दांत निकाल लिए। उधर क्या है? मोदी दांत निकाल लिए, खुश हो गए। उधर तुम्हारा बाप मोदी है ना। फिर एक यूनिफॉर्म वाले में और बगैर यूनिफॉर्म वाले में क्या फर्क है, जबकि वहां पे सिस्टम एक ही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो फिर ये जो ड्रामा है कि जी वो फौजी हैं, जो मिलिट्री है, जी नहीं हम देखें सिविलियन है, हम आप, इट इज वर्स, इट इज नॉट द सेम, इट इज वर्स। आपकी पब्लिक इनोसेंस का दावा कर सकती है, जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, ही कैन से कि मेरा क्या कसूर है बॉस, हमारे पास आज़ादी नहीं है, हमारी मिलिट्री जो डिसाइड करती वो कर्म को करना पड़ता। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारी मिलिट्री के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में दैट मिडिल क्लास फेलो इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो बार बार वोट डालता है मोदी के लिए। ओके, देन व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग? मतलब इसका मतलब कि जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास है, बिकॉज दे हैव सरेंडर्ड टू द आर्मी, हेंस दे आर इनोसेंट, and because the Indian middle class participate in the election and chooses one person and yet protests against the same person, hence they are wrong. Then you should change the very definition of democracy. Democracy यही होती है भैया कि मैं अगर अपनी सरकार को वोट भी देता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, फिर भी उससे अपनी डिमांड करता हूँ कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही करो या गलत करो, और ये सरकार का काम होता है वो मेरी डिमांड को सुने। That is what democracy is all about. What are you talking about? तुम मतलब क्या मुल्लागिरी कर रहे हैं भाई? और मोदी के वोट के, उसके वोट के वजह से मोदी इज एबल टू डू व्हाटएवर ही इज डूइंग एंड द आर्मी इज नॉट रिस्पांसिबल। आर्मी को नहीं, आप भी टॉकिंग अबाउट आर्मी एट ऑल? इंडिया में आर्मी के बारे में बात कौन कर रहा है? नोबडी। जो लोग इंसर्ट किए गए थे वो माफी मांग रहे हैं जगह जगह जाकर। इंडिया में आर्मी की बात कहां से आ गई? और जहां तक मोदी की बात है, लोगों ने वोट दिया है इसीलिए मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी से बात कर रहे हैं, मोदी से डिबेट कर रहे हैं, मोदी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Where do you guys come in between? बात नहीं है कुछ बोलने की। आपको पता है कि सबसे पहले वो इंडोनेशिया में वो जो मिडिल लेवल के बंदे ने कह दिया था ना कि 3 रफाले गिरे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द बैड। रफाले नहीं होता गोचू, रफाल होता है। तो पढ़ लिख लिया अगर, बनता प्रोफेसर है। रफाल होता है। दबर जरा जा गूगल पे चेक कर। देखिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर वो जंग उनको करना था, अगर मोदी आगे मिनिस्टर्स को कहते जंग मुझे अटैक करना है पाकिस्तान में, गो डू इट, तो व्हाट द इंडियन आर्मी वुड हैव डन, वुड हैव पहले आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो अटैक करते थे, फिर आपको अटैक करते थे। हाय हाय,
कुछ जल्दी नहीं याद आ गया? कुछ जल्दी नहीं याद आ गया? ये 50 बार अखबारों में छप चुका पिछले 1 साल में। तो ये जरा ज्ञान अपना ना संभाल के अपने पिछवाड़े में डालो। समझ में आई बात? किसी को नहीं चाहिए ज्ञान, हमें पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, और हमारे पास क्या कुछ है। हम तो शुक्रगुजार भी हैं। पिछले 1 साल में बेटा कुछ इकट्ठा हो गया ऐसा कि तुम्हें जरा ऐश आएगी जिंदगी की। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन वो एक ही था ना बंदा जो मार के और पुलिस वाले को गोली मार के भाग गया कश्मीर में मोटरसाइकिल पे। मैं तो सोचता कोई टेररिस्ट अटैक हो गया होगा, कांड होता, साला जान छूटती। एक ईरान का कहानी चली रही है वहां पे, तुम्हारी और कहानी खत्म होती, कलेश खत्म होता। भीख मांगोगे तुम अभी आने वाले दिनों में। कुछ गलती में हो गया जो कि होने वाला है, मेरा मानना है। तो तुम्हारी बड़े कहानी सुनाते हो ना मुख्तार खान, बड़ी कहानी सुना रहे हो। पानी खुलवा लिया? पानी मिल रहा है? मजा आ रहा है आजकल? तो खूब पानी गया हुआ ना आजकल, खूब पानी गया, कोई चिंता तो नहीं है ना? बह गए 3000, ऐश करो। बड़ा रो रहे थे ना मोदी को, ये कर देंगे, सांस रोक देंगे, खून बहा देंगे। वो हिजड़े पिजड़े जितने थे जो फौजी तुम्हारे थे, कहाँ गए इसमें? अब वो पब्लिक में डाल रहे, गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक करेगी, लोकल जो आवाम है कश्मीर की वो करेगी। कहाँ गए सारे? भैंस की तरह बकबक करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में भी मदाखलत की। इंडियन आर्मी सेइंग कि दे टोल्ड अस हाउ टू फाइट, जैसा ट्रम्प कह रहे हैं, राइट? बकवास रहन। जिस 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 कहते हैं, जिस बिल का, सांप के बिल का तुम्हें क्या कहते हैं, बिच्छू को मंत्र नहीं आता, सांप बिल में हाथ डाल लो। तुम्हारा जो इलाका नहीं है मिलिट्री का, वहां न जाओ तो बेहतर है ना। मैं एक बात बताता हूँ, आपने मुख्तार खान अमेरिका में बैठे हो, जॉन स्पेंसर भी तो अर्बन वॉरफेयर का चीफ है, वहीं बैठा हुआ है तुम्हारे यहाँ। बात क्यों नहीं करते इससे? जरा पूछो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था क्या नहीं, तुमको बताएगा। 3 रफाले के जो तुम गिर रहे हो, जो रफाले गिर रहे हैं, तो आंखें गिनती की उस दिन जो सर्विसिंग के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आंखें गिनती नहीं की थी उस दिन? तुम्हारी आंखें फूट गई थी। उस दिन तुम्हारी आंखें फूट गई थी, गिनती भूल गए थे। क्या हो गया था उस दिन? कमर चीमा को उस दिन क्या हो गया था? तमाम पाकिस्तानी मीडिया के, सोशल मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया इस बात को लेके। कमर चीमा को नहीं आया और तुमको भी नहीं आया। क्यों? सूट नहीं करता नैरेटिव को। सर्विस एग्रीमेंट जब हुआ रफाल का, तो कितना जहाजों का हुआ था? देखा नहीं? गिनती हुई ना उस दिन, पता लगे ना कितने टूटे। कार्टून कहीं के। जैसा कोलिन पावल ने आके साफ कह दिया था ना बुश को कि आई विल नॉट फाइट, बट इफ आई एम ऑर्डर टू फाइट देन आई विल फाइट द वे आई विल फाइट। इसने जब वो जनरल था, आई डोंट नो क्लिंटन को या किसी को कहा था कोलिन पावल कि डिसीजन जंग लड़ने का तुम्हारा है, लेकिन कैसा लड़ने का वो मेरा है। The civilian should not dictate us on how we should fight. This is an internal debate which I disagree. मतलब I think that the civilian government should dictate both. But no, they cannot. No, they cannot. That's nonsense. In fact, I agree with the first theory कि आप ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होगी, वो ऑब्जेक्टिव बताएगी ये अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, वो फौज तय करेगी। मिलिट्री स्ट्रेटजी इज द जॉब ऑफ प्रोफेशनल्स, नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप्स। इंडिया की मिलिट्री का जो एक्सप्लेनेशन है कि उनके जो भी नुकसान हुए ऑपरेशन सिंदूर में, वो इसलिए हुए कि पॉलिटिशियंस डिक्टेटेड एवरीथिंग। लेकिन पूरी तरह से हिम्मत नहीं हो रही बड़े बड़े जनरल्स को बोलने की। यार मुख्तार खान, कम से कम अपनी बात पे टिक के बैठ जाओ। खुद ही तुम कह रहे हो कि इंडिया तो अलग प्रोग्राम में, मतलब आज का नैरेटिव कुछ और है। इससे पहले तुम कमर सीमा के ही प्रोग्राम में खुद बोल चुके हो कि भैया उनका जहां दिलाया उन्होंने वहां मारा, तुम्हारा सारा नुकसान कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। बोल के चुके हो तुम खुद इस प्रोग्राम में, यही इसी कमर सीमा को। आज तुम कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो, तो खुद तय कर लो तुमने सच कब बोला था, उस दिन या आज। कमाल है यार। एक ने कह दिया, वो इंडोनेशिया में वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, ही डिडंट रियलाइज कि उसकी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन विल गो इंटरनेशनल एंड वायरल हो जाएगी। और फिर वो जो CDS क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो भी बंदा है वो उनका नाम, तुम तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हो और तुमको CDS का मतलब भी नहीं पता है और कमेंट्री कर रहे हो तो मिलिट्री अफेयर्स पे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई डू यू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट। हेडलाइन पढ़ने से आप एनालिसिस नहीं करते हैं जनाब मुख्तार खान साहब। हेडलाइन ना पढ़िए ना, आप अंदर देखिए क्या है, और अगर नहीं आता है
तो जस्ट टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्टफ, सोशल अफेयर्स, सारी बातें करिए। मिलिट्री स्टडीज में क्यों घुस रहे हो भाई? रफाल को रफाले, पता नहीं क्या पै कर रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं, उनके ऊपर मैंने 2-3 शोज भी की, तो उन्होंने सिंगापुर में कह दिया सेम थिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया में 2-3 शो में कितने, अच्छा काम करो, 2-3 शो में कितने निकले तुम्हारे, जरा देखना, जरा व्यूअर कितने थे उन 2-3 शो के, देखना जरा। नया चैनल तुमने बना रखा है, लाख व्यूअरशिप दिखा रहे हो, व्यूअरशिप कितनी आ रही है? 1000। ये है तुम्हारी औकात, है ना? करते क्या हो? दूसरे चैनल पैसे लोगों को यहाँ ट्रांसफर करते रहते हो। जो आप कह रहे हैं, आई थिंक द इंडियन सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस मेड बाय All right, we are responsible. Our country, we are responsible. Take care. क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट। अगर मोदी इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को फायर नहीं करते, then the Indian media and the Indian public is responsible for it because they keep electing him. He has no consequence ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो ऐसे ही आएगी ना। डॉक्टर साहब, ये तो जो मीडिया करता है या जहाँ वहां पे कैसे लोग हैं, मतलब सबको पता है तुम्हारे यहाँ से जो फंडिंग आई थी इलेक्शन के टाइम पे, जब 240 सीटें आई थी, तुम्हारा अपना ट्रंप कह चुका है कि भाई हमारे यहाँ से फंडिंग क्यों गई? इंडिया में स्पेसिफिक किस्म के वोटरों को बाहर निकालने की फंडिंग अमेरिका से क्यों आई? ये सवाल मैंने नहीं, मोदी ने नहीं, भारतीयों ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ट्रंप ने उठाया है, और यही कह के उनकी फंडिंग बंद की है। इंस्टीट्यूशंस रिग्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन चीजें करता है, तो मतलब बहरहाल चलें, ये भी एक लंबी बहस है, इसको किसी दिन करेंगे कि ये किस तरह की चीजें। हाँ, कर लेना। तो अब इंडिया की जो ईवीएम थी, जिनको तुम लोग क्वेश्चन उठाते रहते हो, वो इंडोनेशिया क्यों ले रहा है? अगला इलेक्शन इंडोनेशिया में होगा, वो इंडिया की ईवीएम पे होने जा रहा है। लो और बोलो, दुनिया के 70 से ज्यादा कंट्रीज, 70 से ज्यादा कंट्रीज इंडिया के इलेक्शन कमीशन से ट्रेन हो रहे हैं इलेक्शन करवाने में। 70 कंट्रीज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तुम जिस इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हो उसकी हालत है। क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना देखें, वोट तो दोनों साइड पे डलते हैं, ठीक है, लेकिन कौन हु प्लेज विद द वोट्स, बिकॉज मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो सिलसिला वो ये है कि बोथ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स दे हिट ऑन द होप्स, वो उम्मीदों पे हिट करते हैं कि इसने नहीं आना, पहले ही उम्मीद बन जाती है, और बड़ी तादाद में एक बड़ा वोटर जो है ना वो मूव कर जाता है उस साइड पे। और ये हमने देखा है ऐसे होते हुए कि जी इस दफा इमरान खान आएगा, दूसरी साइड कहती है ओहो भाई जाने का फायदे को नहीं आया क्योंकि इमरान खान ने आना है, हालांकि उसने आना है या नहीं आना है, एक बड़ा वोट स्विंग कर जाता है वहां पे। सो आई हैव सीन, बट आपके लास्ट इलेक्शन में अगर बैन नहीं होती, पीटीआई बैन होने के बावजूद वगैरह वगैरह, दे परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल ना। हाँ, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो वो जीत जाते, दैट्स द अजम्पशन ना। हाँ ये भी बात है, हाँ, लेकिन ये अगर वो नहीं जीतते, फॉर एग्जांपल अहमदी नजाद का जो इलेक्शन सेकंड टाइम हुआ था ईरान में, तो अहमदी नजाद के वक्त सेकंड इलेक्शन में रिगिंग कर दी थी ईरान की गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पे ये मुद्दा निकला कि भाई अमेरिका ने ज़्यादा शिकायतें क्यों नहीं की। अमेरिका की इंटेलिजेंस का एस्टीमेट था कि वो जीत जाएगा। तो उनको समझ। वैसे दोस्तों एक बात तो बताओ, आपने नोटिस किया जो आसिफ मुनीर के तेल का जो घपला सामने आया है, ये भला क्यों नहीं मुख्तार खान से डिस्कस कर रहा है? क्यों नहीं बता रहा उसका गेम क्या वो है? उसकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है इंडिया के ऊपर। आप देख रहे हैं, ईरान का मुद्दा डिस्कस हो गया, बड़ी सफाई से ये लोग निकल गए कि आसिफ मुनीर के ऊपर कोई बात ना आ जाए। और आपने एक और चीज नोटिस की, कहीं मुख्तार खान को जो उल जुलूल ना बोल दे आसिफ मुनीर के बारे में, क्यों अगर बोल देगा तो पिटेगा ये, उसने तो आना नहीं है। तो इसने बड़ी आसानी के साथ तो मुद्दा ही छोड़ दिया, उस मुद्दे पे से बात ही नहीं की। इंडिया कर रहे हैं, ये बिकता नहीं आया कि उनको रिगिंग करने की क्या जरूरत थी, बिकॉज वी वर श्योर कि अहमदी नजाद विल विन द सेकंड टर्म इलेक्शन। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स थे वो इट वाज वेरी क्लियर कि इमरान खान वुड हैव वन इट, जेल में अगर वो होते भी है, बट देयर पार्टी इफ दे वर अलाउड टू कैंपेन एज अ पार्टी, वो तो इंडिविजुअल्स जीते ना, वो इंडिपेंडेंस के जीते, बट इफ दे वर अलाउड टू कम्पीट एज अ पार्टी
विद देयर ओन पुराना वाला जो उनका जो क्या कहते हैं वो इलेक्शन सिंबल था, देन दे वुड हैव वन। तो वो इलेक्शन तो क्लियरली वाज रिग्ड। अब आप कह सकते हैं कि ये जो बंगाल का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से वी हैव द सेम मॉडल नाउ। लेकिन इंडिया का जो रिगिंग है, आपके पास चोरी बहुत क्रूड तरीके से होती है, यानी रोड पे आदमी को, बंदे को पकड़ के मार के उसके जेब से पैसे लेके उसकी टांग तोड़ देते हो। हमारे पास बड़ा क्या मतलब? देखो जरा, सुनो ये भी। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है। इलेक्शन कमीशन आता है, लॉ बनाते हैं, इतना एसआईआर एसआईआर देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने वोट चोरी की है। बट द नेट इफेक्ट इज दे आर रॉबिंग यू, बट दे आर डूइंग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, ताकि वो देयर सम लीगल अकाउंटेबिलिटी। देखें यहाँ अब सुन लीजिए, अब इसका कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? मतलब आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीटिंग कर ली है, सबूत जीरो, बात जीरो, थ्योरी कोई नहीं, बस एक स्टेटमेंट है। ट्रम्प भी कंप्लेन कर रहा है यार पिछले कितने सालों से, वो भी कह रहा है मेरा इलेक्शन, वो तो अगले दिन उसने व्हाइट हाउस की कहा, उसने डिनर पे कहा, उसने कहा मैं तीसरी दफा इलेक्शन जीता हूं, मैंने चौथी दफा जीतना है। देखिए ट्रम्प का सिचुएशन इज सो अजीब है कि ट्रम्प वॉज प्रेसिडेंट 2020 में जब वो इलेक्शन हारा, और जब वो इलेक्शन जीता 2024 में तो बाइडेन वॉज प्रेसिडेंट। तो अगर डेमोक्रेट्स इस सिस्टम को रिग कर रहे हैं तो कैसा हो सकता है? सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट था, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गया, दैट अलोन टेल्स यू कि इलेक्शन आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन पावर। और जब बाइडेन प्रेसिडेंट, अच्छा तो सेम बात इंडिया पे लागू क्यों नहीं होती भाई? इंडिया में ईवीएम पर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन के बाद भी सवाल रहते हैं? वो कोई नहीं। फिर कोई पार्टी प्रोटेस्ट करती है? नहीं करती। वो आराम से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाकर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं। किसी ने आज तक ये कह के पार्लियामेंट का बायकॉट किया जो पाकिस्तान में होता है? प्रेसिडेंट था, ट्रंप जीत गया 2024 में। ना सिर्फ ट्रंप जीता, कई स्टेट्स जीते, और जहां जहां 2020 में जहां जहां ट्रंप हारा है ना, जिस स्टेट्स में, वहां रिपब्लिकन्स जीते हैं। यानी लोगों ने जाकर रिपब्लिकन सेनेटर, रिपब्लिकन हाउस को वोट डाला, लेकिन ट्रंप को वोट नहीं डाला, विच मीन्स ही लॉस्ट सम रिपब्लिकन वोट्स। तो जो बात ट्रंप कहता है वो इट इज लाइक अ वेरी स्टूपिड, मतलब उसको जो सुनते हैं दे आर ऑल्सो स्टूपिड, बिकॉज वो 60 केसेस किए, 60 के 60 हार गया। और मैंने उसके बावजूद तुम्हारा प्रेसिडेंट तो है ना। तो एक बात बताओ, जो बात तुम इंडिया पर लागू कर रहे हो, इंडिया की मिडिल क्लास रिस्पॉन्सिबल है, मोदी को वोट देती है, मोदी को लाती है, कर्ज योर कंट्री डैम इट, द कंट्री यू लिविंग इन। भाई उसी कंट्री के लोगों ने तुम्हारे मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ट्रंप को वापस ला के रखा है। आज ट्रंप जो कुछ कर रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रहा है, दुनिया की तैसी कर रहा है। हैव गट्स एंड से, हैव गट्स एंड से। ये क्या बात हुई? एक आर्टिकल जो है ना, जरा जरा खुल के बात करो इसमें। फिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे आकर या इंडिया पाकिस्तान के टेलीविजन पे चैनल पे जाकर, इसमें टीवी चैनल भी क्या, ये तो यूट्यूब चैनल है, यहाँ के बात कर रहे हो तुम। किसी पॉलिटिकल रैली में तुमको तो सारे जानते हैं ना, यहाँ से लेकर ट्रंप तक सारे जानते हैं, है ना। दैट्स व्हाट यू पोस्ट, तो जस्ट गो देयर, पब्लिकली इनके बारे में जाकर बोलिए कि ट्रंप पागल है, पागल प्रेसिडेंट है हमारा। द जजेस वेर द वंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए हुए जजेस थे फेडरल कोर्ट्स में, जिन्होंने जाके हारा है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो जो क्वेश्चन जो कर रहा है ना, ही वांट्स टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज वोटर सप्रेशन करना चाह रहा है। अच्छा, वो नहीं चाहता कि वोटर्स आए वोट डालने, खास से जो गरीब हैं, जो ब्राउन कलर के हैं। फॉर एग्जांपल ही सेइंग कि मैं आइस को भिजा दूंगा। देखिए, अगर आप अमेरिकन सिटीजन भी हैं, पैदाइशी अमेरिकन सिटीजन हैं, अगर आप ब्राउन लगते हैं, आइस कैन किल यू। उन्होंने अभी मारा एक को, बंदे को, ह्यूस्टन में। सो देयर इज अ रिस्क ना। तो देयर माइट बी लॉट ऑफ ब्राउन पीपल। बोल के देखो फिर, इसीलिए फटी पड़ी है तुम्हारी। यही मोदी क्या कुछ हो जाए ना ऐसा मिलता जुलता भी, तो तुम्हारे चीखें निकल रही होगी, हल्ला मचा रहे होगे। तो बोलो इस बात पे, यही बात पब्लिकली कह के देखो कि आई एम एट रिस्क बिकॉज ऑफ ट्रंप। सिटीजन्स वो वोट डालने ना जाए।
So that is what Trump is trying to do. He's trying, वो rigging के बहाने से rig कर रहा है election को, because he's trying to suppress the vote. चलो देखते हैं कहाँ रिगिंग ज्यादा होती है। कितनी रिगिंग ज्यादा होती है, ये सब्जेक्ट होगा। वेरी गुड। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप में से जिन दोस्तों ने ना किया वो, ताकि इस बहस को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, जारी करते रहें। और अब से कुछ देर बाद जाहिर है कि 2-3 वीडियो भी इनके 2 कम से कम और आएंगे, तो हम उन पर और चर्चा करेंगे। चलिए खत्म करते हैं। रिगिंग की चर्चे हैं तो इस दौर में, given the technology that we have, rigging should be impossible. You know, rigging should not be possible at all. इसमें देखिए मास्टर कार्ड कितना जबरदस्त चल रहा है सारी दुनिया में। कोई आइडेंटिटी, कितने केसेस हो रहे हैं थेफ्ट के, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं लोग। तो जिस तरह से ये सिंपल चीजें, इकोनॉमिक चीजें ग्लोबली चलती है, why can't we have the same security system with election? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेलकम कमल साहब, बाय। ये लीजिए हो गया काम। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया दोस्तों, 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना लंबा होगा, बट स्टिल आप लोगों ने साथ दिया, आप लोग बहुत सारे लोग साथ रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब से कुछ ही देर में, क्योंकि टाइम कितना हो गया, 4:30 हो गए ना, 7 बजे के आसपास से इनके प्रोग्राम आने शुरू हो जाएंगे। आई कीप एन आई एंड विल कीप कमेंटिंग ऑन दैट। जी फ्लाइंग कबूतर, हेलो। इफ यू आर अ सिटीजन व्हाई वुड यू केयर अबाउट आइस? नहीं, वो आइस केयर करनी पड़ेगी ना। वो कह रहा है चाहे आप सिटीजन है, चाहे आप सिटीजन है लेकिन ब्राउन है, तो आपको आइस मार सकती है। तो उनमें फटी पड़ी है ना इनकी 2 सिग्निफिकेंट ग्रेड।